द आर्ट इज नॉट मेकिंग मनी बट कीपिंग इट। आपने ये फेमस लाइंस तो सुनी ही होंगी। कहते हैं कि आज की इस दुनिया में पैसे कमाना उतना मुश्किल नहीं है जितना मुश्किल है पैसे को संभाल कर रखना या पैसे का सही इस्तेमाल करना। हमने अपने आसपास बहुत से ऐसे एग्जाम्पल देखे होंगे जिन्होंने लाइफ में पैसे तो बहुत कमाए, लेकिन उन्हें सही ढंग से मैनेज ना कर पाने की वजह से एक समय के बाद उनका कमाया हुआ पैसा किसी काम का ना रहा। मीन्स जब तक उनके हाथ पैर चलते रहे तब तक सब कुछ वेल एंड गुड रहा, सब बहुत बढ़िया रहा। लेकिन जैसे ही उनकी जॉब गई या पैसे का सोर्स बंद हुआ, तुरंत उनके लिए मुसीबत के दिन शुरू हो गए। वहीं बहुत से ऐसे लोग भी आपको मिल जाएंगे जिन्होंने बहुत लिमिटेड कमाई में भी खुद के पैसे को इस तरह मैनेज किया कि एक बार के लिए पैसे का सोर्स खत्म होने के बाद भी उनके लिए ज्यादा परेशानी नहीं खड़ी हुई। पैसे कमाने को तो दुनिया का हर इंसान कमा सकता है। कोई भी इंसान, चाहे वो स्किल्ड हो या अनस्किल्ड, अगर कोई मेहनत करना जानता है तो कोई भी पैसे कमा सकता है। लेकिन पैसे का इस्तेमाल करने की कला आना सबके बस की बात नहीं है। हमें कितने पैसे अपनी डेली रूटीन लाइफ के लिए खर्च करने हैं, कितने हमें सेव करने चाहिए और कितने हमें इन्वेस्ट करने चाहिए, ये सब कुछ हमें आना चाहिए। लोग भले ही कहते हैं कि लाइफ में पैसा सब कुछ नहीं होता, लेकिन यकीन मानिए, लाइफ में पैसा सब कुछ तो नहीं लेकिन बहुत कुछ होता है। इसलिए पैसे की कद्र करना सीखिए, इसे सेव करना सीखिए। हर किसी की लाइफ में एक टाइम ऐसा आता है जब हमारी वेल्थ और हमारा पैसा ही हमारे लिए सहारा बनकर खड़ा हो जाता है। इसीलिए हमें हमेशा पैसे का ऐसा यूज करना चाहिए जिससे हमारा प्रेजेंट बेहतर होने के साथ ही फ्यूचर भी सिक्योर होना चाहिए। दुनिया का कोई भी इंसान सिर्फ पैसे कमाकर अमीर नहीं बन सकता, बल्कि अमीर वो बनता है जो पैसे कमाने के साथ ही उसे सही ढंग से इस्तेमाल करना भी जानता हो। आप दुनिया के किसी भी अमीर शख्स का एग्जाम्पल ले सकते हैं। धीरू भाई अंबानी भारत के सबसे अमीर इंसान इसलिए बन पाए क्योंकि जब उन्होंने पैसे कमाने शुरू किए तो उसके साथ ही उन्होंने उन पैसों को ऐसी जगह पर इन्वेस्ट करना भी शुरू किया जिससे उनकी वेल्थ बढ़ती गई। अब जरा सोचिए, अगर वो ऐसा ना करते तो क्या कभी भारत के सबसे अमीर शख्स बन पाते? मान लीजिए जब उन्होंने पैसे कमाने शुरू किए तभी से अगर वो सिर्फ उसे अपनी जरूरतों और शौक को पूरा करने में खर्च करते जाते, तो क्या वो भारत की सबसे बड़ी कंपनी बना पाते? ये उदाहरण सिर्फ धीरूभाई अंबानी या किसी भारतीय बिजनेसमैन का ही नहीं है, बल्कि दुनिया के हर अमीर शख्स का एग्जाम्पल आप ले सकते हैं। और आप यही पाएंगे कि लोग सिर्फ पैसे कमाने से अमीर नहीं बनते, बल्कि पैसों का सही ढंग से इस्तेमाल करने से अमीर बन पाते हैं। लाइफ में सेविंग और स्पेंडिंग का ऐसा बैलेंस होना चाहिए जिससे हम कभी भी पैसे को लेकर परेशान ना हो। जैसा कि दुनिया की सबसे अमीर शख्सियतों में से एक वॉरेन बफे कहते हैं कि डू नॉट सेव व्हाट इज लेफ्ट आफ्टर स्पेंडिंग, बट स्पेंड व्हाट इज लेफ्ट आफ्टर सेविंग। यानी कि आप खर्च करने के बाद जो पैसा बचाते हैं उनसे सेविंग मत कीजिए, बल्कि सेविंग करने के बाद जो पैसे बच जाएं उन्हें खर्च कीजिए। तो अब अगर आप भी पैसे खर्च करने की कला सीखना चाहते हैं, आप भी उस राज को सीखना चाहते हैं जिसकी मदद से आप पैसे से पैसा बना सकें, और अगर आप भी अपने पैसे को लेकर कंफ्यूज हैं कि इसे कितना स्पेंड करें, कितना सेव करें, कितना इन्वेस्ट करें और आखिर कहां इन्वेस्ट, सेव या स्पेंड करें, तो फिर आप बिल्कुल सही जगह पर हैं। अगर ये सारे सवाल आपको भी परेशान करते हैं तो फिर आपका स्वागत है जस्ट की बाइंग की इस ऑडियो बुक समरी में। इस बुक के ऑथर हैं मिस्टर निक मैकग्विली, जो कि पेशे से एक मशहूर फाइनेंस कंपनी के डेटा साइंटिस्ट हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। एक बेहतर फ्यूचर के लिए फाइनेंशियली स्ट्रांग होना सबसे ज्यादा जरूरी है। इस बात से कोई भी इनकार नहीं कर सकता है। कोई इसके लिए सेविंग्स करने में भरोसा रखता है तो कोई इन्वेस्टमेंट का प्लान बनाता है। लेकिन दोनों ही चीजों में बेहतर क्या है? हर कोई किन्हीं भी दो या तीन ऑप्शंस में से बेस्ट वाले को चुनना चाहता है। जहां ऑथर निक मैकग्विली अपनी लाइफ के बारे में बताते हैं कि उन्होंने खुद को फाइनेंशियली स्ट्रांग बनाने की शुरुआत कहां से की और उन्होंने इन दो ऑप्शंस में से किसे खुद के लिए बेहतर पाया। इस बुक के ऑथर निक बताते हैं कि जब वो 23 साल के थे तब उन्हें ऐसा लगता था कि वे इस बारे में बहुत अच्छी तरह से जानते हैं कि पैसा कैसे बनाया जाए।
और इस बारे में उनका काफी सिंपल सा फंडा था, जैसे खर्च को कम से कम रखो, एक ही जगह काफी सारा पैसा मत लगाओ, इसे अलग अलग जगह पर स्पेंड करो और पैसे को लंबे समय तक अपने पास रखने की कोशिश करो, एटसेट्रा एटसेट्रा। इस तरह की स्ट्रैटेजी को उन्होंने काफी जाने माने इन्वेस्टर्स जैसे वॉरेन बफे, जैक बॉगले और विलियम बर्नस्टाइन से सीखा था। हालांकि ये एडवाइस कोई बुरी एडवाइस नहीं थी, लेकिन शायद उनके लिए ये ज्यादा बेहतर साबित नहीं हो पाई, या यूं कह लीजिए कि उन्हें अपने अकाउंट्स में कोई ज्यादा डिफरेंस देखने को नहीं मिला। निक बताते हैं कि जब वो 23 साल के थे तब वो कई बार अपनी स्प्रेडशीट्स को खोलकर देखते थे और फिर सोचते थे कि क्या उन्हें अपनी सेविंग्स का 20% बॉन्ड्स में लगाना चाहिए, या फिर 15%, या फिर 10%। वे अपने अकाउंट को भी बार बार चेक करते। हालांकि यहां आपको निक बताना चाहते हैं कि उनके अकाउंट में कोई बहुत बड़ी रकम नहीं थी, बल्कि ये सिर्फ $1000 ही थी। वे बताते हैं कि अक्सर उन्हें अपने को वर्कर्स के साथ या फ्रेंड्स के साथ बाहर जाना होता था, जहां वे एक अच्छी पार्टी करते थे, एक के बाद एक करके कई राउंड ड्रिंक्स ऑर्डर करते थे और फिर उबर जैसे महंगे ट्रांसपोर्टेशन का यूज करके घर वापस लौटते थे। जरा सोचिए ये तरीका कितना बेवकूफी से भरा हुआ था। अगर वे अपने इन्वेस्ट करने वाले अमाउंट को, जो कि $1000 थे, उन्हें किसी जगह पर इन्वेस्ट करते जिसमें उन्हें 10% का एनुअल रिटर्न मिलता, तब वे एक साल में कहीं $100 इकट्ठा कर पाते। और अभी वो इन $100 को हर थोड़े दिनों के डिफरेंस पर डिनर, ड्रिंक्स और ट्रांसपोर्टेशन पर खर्च कर रहे थे। चलिए अब एक कंपैरिजन करते हैं। मान लीजिए कि इसी जगह अगर किसी के पास $10 मिलियन का अमाउंट होता जिसे इन्वेस्टमेंट में लगाया गया होता और उस पर 10% का एनुअल रिटर्न मिलता, तब वे एक साल में $1 मिलियन के आसपास की रकम इकट्ठा कर लेते। तो कहने का मतलब यह है कि सेविंग और इन्वेस्टमेंट एक तरह से इस बात पर निर्भर करते हैं कि आपके पास पैसा कितना है। अगर ये अमाउंट $1000 जैसा छोटा सा है, तो आपको लंबे समय तक इसे इन्वेस्ट करने के बाद भी कोई बहुत बड़ा प्रॉफिट नहीं होने वाला है। लेकिन ये इतनी छोटी रकम भी नहीं कि इसे आप हर 3 या 4 दिन के गैप पर $100 खर्च करते हुए खत्म कर दें। इसके लिए आप सेविंग्स का ऑप्शन बेहतर मान सकते हैं। इस पूरी बात को आप एक सेंटेंस में समराइज कर सकते हैं कि सेविंग्स एक पुअर यानी कि कम पैसे वाले के लिए है और इन्वेस्टमेंट एक रिच पर्सन के लिए है। यहां पुअर और रिच वर्ड्स का गलत मतलब निकालना ठीक नहीं होगा। पुअर वो स्टेट है जब आप अपनी 20s की उम्र में हैं, और इससे आगे जब आप सेविंग्स के जरिए एक बड़ी रकम जोड़ लेते हैं, तब आप खुद को पुअर से रिच की कैटेगरी में डाल सकते हैं। हर कोई अपनी अपनी लाइफ में इन दोनों ही फेज से होकर गुजरता है। अगर आप एक लंबे समय तक काम कर चुके हैं और आपने एक अच्छा खासा अमाउंट जोड़ लिया है, तो आगे की लाइफ आप बिना काम किए भी अपने अमाउंट को बढ़ा सकते हैं, और वो पॉसिबल होगा इन्वेस्टमेंट से। लेकिन अगर आप अभी अपनी लाइफ के वर्किंग मोड में हैं, तो आपको सेविंग्स पर ज्यादा फोकस करना चाहिए। सेविंग्स और इन्वेस्टमेंट दोनों की ही पूरी नॉलेज देने के लिए इस बुक समरी को 2 पार्ट में बांटा गया है, जिसमें से पहले पार्ट में ऑथर निक आपको सेविंग्स के बारे में बताएंगे और अगले में इन्वेस्टमेंट के बारे में। तो पहले पार्ट यानी कि सेविंग्स की शुरुआत करते हुए निक इस टॉपिक को सामने रखते हैं कि आपको कितनी सेविंग्स करनी चाहिए। अधिकतर केसेस में ऐसा होता है कि जितना लोग सोचते हैं कि सेविंग्स के लिए इतना काफी होगा, असल में उतना काफी होता नहीं है। आपने अक्सर देखा होगा कि कुछ एनिमल्स या बर्ड्स सिर्फ कुछ सीजन में ही बाहर निकलते हैं और बाकी के टाइम वे छिपे रहते हैं। जिस टाइम वे छिपे हुए होते हैं, तब के खाने के लिए वे अक्सर पहले से ही सारा खाना मैनेज कर लेते हैं, और वो ये तब करते हैं जब वे बाहर निकलते हैं। तो नेचर से सीखते हुए ह्यूमंस को भी इस स्ट्रैटेजी को फॉलो करना चाहिए। ऐसा बिल्कुल पॉसिबल है कि लाइफ के सारे स्टेजेस एक जैसे नहीं रहते, और कभी कभी तो ऐसा फेज आता है कि आपके पास सेविंग करने के लिए इनफ अमाउंट बच ही नहीं पाता। ऐसे टाइम में पेशेंस के साथ वेट कीजिए, और जब आपके पास ज्यादा अमाउंट हो, तो सेविंग्स को भी नॉर्मल लिमिट से बढ़ाकर ज्यादा सेव कीजिए। इस तरह से आप पिछली कम सेविंग को रिकवर कर सकते हैं। निक बताते हैं कि अगर आप गूगल पर सर्च करते हैं कि आपको कितनी सेविंग करनी चाहिए,
तो ये आपको हजारों से भी ज्यादा रिजल्ट्स देता है। लेकिन आप सिर्फ टॉप 10 रिजल्ट्स को चुनिए और उन्हें पढ़िए। लगभग सभी रिजल्ट्स में एक जैसी बात लिखी हुई मिलती है कि आपको अपनी इनकम का कम से कम 10% अमाउंट सेव करना चाहिए और आगे इसे 20%, 30% तक बढ़ाते रहना चाहिए। कुछ रिजल्ट्स ये दिखाते हैं कि आपको अपनी सेविंग्स को कम से कम इतना रखना चाहिए कि ये इनकम का 1 गुना हो और आगे इसे 2 गुना और 3 गुना करने के बारे में सोचना चाहिए। निक का मानना है कि ये रिजल्ट्स बिल्कुल बेसलेस हैं, क्योंकि ये ऐसे रिजल्ट्स को देने के लिए सिर्फ एक ही तरह के लॉजिक का यूज करते हैं। जैसे कि सभी लोगों की इनकम हर समय एक जैसी रहती है, हर किसी में सेव करने की एक जैसी हैबिट होती है। आप खुद ही बताइए, क्या ये प्रैक्टिकली पॉसिबल है? बिल्कुल भी नहीं। आप खुद की लाइफ से इसे जोड़कर देख सकते हैं और पता कर सकते हैं कि क्या आप ये पैटर्न फॉलो कर सकते हैं। कई सारी एकेडमिक रिसर्चेस भी इन रिजल्ट्स को गलत बताती हैं। पैनल स्टडी ऑफ इनकम डायनेमिक्स की रिसर्च स्टडी बताती है कि आज के टाइम में लोगों की इनकम की स्टेबिलिटी लगातार कम होती जा रही है। खासकर किसी बिजनेस प्रोफेशनल के लिए तो ये कभी भी फिक्स हो ही नहीं सकती। फिर जब इनकम ही फिक्स नहीं हो सकती तो आप सेविंग के लिए एक सर्टेन परसेंट या क्राइटेरिया कैसे फिक्स कर सकते हैं? निक कहते हैं कि उन्होंने खुद अपनी लाइफ में सेविंग्स में उतार चढ़ाव को कई बार देखा है। जब वे बॉस्टन से न्यूयॉर्क सेटल हुए तब उनकी सेविंग रेट 40% से घटकर 4% पहुंच गई थी, क्योंकि यहां के खर्च पहले वाले शहर से कहीं ज्यादा थे। और अब उन्होंने रूममेट्स के साथ रहना छोड़कर अकेले रहना शुरू कर दिया था। वे एडवाइस देते हैं कि यहां आपको नेचर का वही लॉ लगाने की जरूरत है जो बाकी के एनिमल्स या बर्ड्स लगाते हैं। जब उन्हें ज्यादा फूड मिलता है तब वे आगे के लिए उसे स्टोर करके रख लेते हैं। यही काम आपको भी करना है। आपको इस बात पर फोकस करना है कि आप ज्यादा से ज्यादा कितना अमाउंट सेव कर सकते हैं। अगर आपके पास इस समय ज्यादा इनकम है तो ज्यादा सेविंग्स कीजिए, और अगर कम इनकम है तो कम सेविंग्स कीजिए, पर कुछ ना कुछ खुद के लिए जरूर सेव कीजिए। आप सुन रहे हैं। आज के टाइम में वेट बढ़ने की प्रॉब्लम को काफी आम माना जाता है, खासकर वेस्ट कंट्रीज में जहां पर लोग काफी ज्यादा क्वांटिटी में फैट और कैलोरीज से भरा हुआ खाना खाते हैं। लेकिन ज्यादातर काम मशीन से होने की वजह से उनका फिजिकल लेबर उतना नहीं हो पाता जितना कि बाकी की जगह पर रहने वाले लोगों का होता है। इससे बचने के दो ही ऑप्शन हो सकते हैं, या तो आप कम फूड कंज्यूम करें या फिर फूड की क्वांटिटी के अकॉर्डिंग अपनी फिजिकल मेहनत को बढ़ाएं। आप सोच रहे होंगे कि इस इन्वेस्टमेंट और सेविंग्स के टॉपिक से जुड़ी हुई बुक समरी में अचानक से वेट का टॉपिक कहां से आ गया। तो आप परेशान मत होइए। दरअसल ये वेट लॉस का सेम लॉजिक आपकी इनकम और सेविंग्स के कॉन्टेक्स्ट में भी काम करता है। आपने नोटिस किया होगा कि जब लोगों के पास ज्यादा इनकम होती है तो वे खर्च भी ज्यादा करना शुरू कर देते हैं। ठीक वैसे ही जैसे किसी टेबल पर फूड जब ज्यादा होता है तो लोग ज्यादा खाना भी शुरू कर देते हैं। लेकिन आपको ठीक उल्टा करने की आवश्यकता होती है। अगर आपके सामने ज्यादा इनकम है तो आपको इसे ज्यादा से ज्यादा खर्च करने के बजाय ज्यादा से ज्यादा सेव करने के बारे में ध्यान देना चाहिए। अगर आप अपनी सेविंग्स में किसी भी तरह से इंक्रीज नहीं कर पा रहे हैं तो आपको दो चीजों पर ध्यान देना चाहिए। पहला ये कि आप किसी तरह से अपनी इनकम को बढ़ा सकते हैं, और अगर पहला काम करना आपके लिए पॉसिबल नहीं है तो आपको डेफिनेटली अपने खर्च पर लिमिट लगानी चाहिए या उसे कम से कम करने की कोशिश करनी चाहिए। ये लॉजिक भी बिल्कुल वैसा ही है जैसे अगर आप ज्यादा वेट या मोटापे की समस्या से जूझ रहे हैं तो या तो आपको खाने में कमी करनी पड़ेगी या फिर आपको फिजिकल लेबर ज्यादा करनी पड़ेगी। लेकिन अगर आपकी कैपेसिटी काफी अच्छी है तो आप दोनों ही चीजों को एक साथ भी कर सकते हैं। इससे आपको कम समय में ही बेहतर रिजल्ट्स भी देखने को मिल जाएंगे। यही लॉजिक अगर आप अपनी इनकम और सेविंग्स के कॉन्सेप्ट में लगाते हैं और खर्च को कम से कम करने के साथ साथ इनकम को भी बढ़ा देते हैं तो आप काफी कम समय में ही अपनी सेविंग्स के ग्राफ को काफी अच्छी ग्रोथ दे सकने में कामयाब हो सकते हैं। लेकिन अब सवाल उठता यह है कि यह किया कैसे जाए। एक बार को आप अपने खर्च को लिमिट करने
या कम करने में तो आसानी से सक्सेसफुल हो सकते हैं, लेकिन इनकम को बढ़ाना इससे कहीं ज्यादा मुश्किल होता है। निक कहते हैं कि वे पर्सनली इसे काफी टफ मानते हैं, लेकिन जैसा कि आप सभी जानते हैं कि इम्पॉसिबल जैसे किसी भी वर्ड को अपनी डिक्शनरी में जगह देनी ही नहीं चाहिए। इसलिए आपको वो तरीके ढूंढने पड़ेंगे जिनसे आप अपनी इनकम को बढ़ा सकते हैं। इनकम को बढ़ाने का सबसे अच्छा तरीका यह है कि आप फाइनेंस के उन दरवाजों को खोलें जो आपके अंदर ही पाए जाते हैं। ऑथर निक यहां ह्यूमन कैपिटल की बात कर रहे हैं। ये कैपिटल आपके अंदर पहले से ही प्रेजेंट है, लेकिन आप इन्हें कभी यूज नहीं करते। आप सभी इनके बारे में जानना चाहेंगे कि वे कौन सी चीजें हैं जो आपके अंदर ही अवेलेबल हैं और उनसे आप अपनी इनकम को बढ़ा सकते हैं। तो जान लीजिए कि ये है आपका टाइम, आपका स्किल, आपकी नॉलेज, आपका एक्सपीरियंस और आपका टैलेंट। ये सब आपकी इनकम को बढ़ाने में आपकी मदद कर सकते हैं। जैसे कि अगर आपको बिजनेस आइडिया को समझने का और उन्हें फंडिंग प्रोवाइड कराने का अच्छा एक्सपीरियंस है, तो आप इसे प्रोफेशनली अपनाकर इनकम का एक सोर्स खोल सकते हैं। टाइम के बारे में अक्सर लोग कहते हैं कि टाइम इज मनी। तो क्यों ना टाइम को सेल करके इनकम को बढ़ाया जाए। आप किसी भी नए इन्वेस्टर, नए बिजनेस पर्सन या किसी नए कॉर्पोरेट वर्कर को एक लिमिटेड टाइम में गाइड करके उससे अपनी डिस्कशन फीस चार्ज कर सकते हैं। अगर आपके दिमाग में एक परफेक्ट बिजनेस आइडिया है, लेकिन अभी आप खुद के बिजनेस में काफी बिजी हैं और अच्छे खासे मार्जिन के साथ प्रॉफिट भी कमा रहे हैं, तो इस आइडिया को दिमाग में पड़े रहने देने से बेहतर है कि इसे किसी को सेल करके आप अपनी इनकम को बढ़ा लें। दूसरे तरीके को फॉलो करना आसान तो है, लेकिन कभी कभी लोग सेविंग्स में इतना ज्यादा फोकस करने लग जाते हैं कि वे जब जरूरी खर्च भी करते हैं, तब भी उनके अंदर एक तरह का गिल्ट बना रहता है और वे अपने पैसे को बचाने के लिए या वापस पाने के लिए काफी ज्यादा एंग्जाइटी भी शो करते हैं। वहीं कुछ लोगों के लिए प्राइस जैसी कोई चीज मायने ही नहीं रखती। मतलब वे पैसे को एकदम पानी की तरह बहाते हैं। ऑथर का मानना है कि ये दोनों प्लान फॉलो करने के लायक नहीं है। इससे जुड़े हुए एक किस्से के बारे में निक बताते हैं कि उनके एक दोस्त साउथ अफ्रीका में रहते थे, जिन्होंने एक जेम्स नाम के पर्सन के बारे में उन्हें बताया। उनके दोस्त ने कहा कि जेम्स के लिए प्राइस नाम की कोई चीज मैटर ही नहीं करती है। पहले तो निक इस बात को समझ ही नहीं पाए, तो बाद में उन्हें उनके फ्रेंड ने समझाया कि अगर आप किसी रेस्टोरेंट में जाते हैं तो दो चीजों पर मेन फोकस करते हैं। पहला तो मेन्यू कार्ड में क्या क्या खाने की चीज अवेलेबल है, और दूसरा उन फूड आइटम्स का प्राइस क्या है। इन्हीं दोनों बातों पर डिपेंड करके आप ऑर्डर देते हैं। लेकिन जेम्स ऐसे किसी भी मेथड को फॉलो नहीं करता था। उसके पास अपने डैड का क्रेडिट कार्ड होता था, और चाहे वो एक डिनर पार्टी हो या फिर किसी ट्रिप पर जाना, पूरे फ्रेंड सर्कल की जिम्मेदारी जेम्स ही ले लेता था। वे बताते हैं कि एक बार जब उसके दोस्त माचू पिचू नाम की जगह पर हाइकिंग के दौरान खो गए थे, तो जेम्स प्राइवेट हेलीकॉप्टर को बुक करके अपने दोस्तों को ढूंढने निकल पड़ा। वहीं एक दूसरा एग्जाम्पल देते हुए निक बताते हैं कि एक बार वो अपने कॉलीग डैनियल के साथ ऊबर से किसी जगह पर जा रहे थे, और उनके उस कॉलीग ने ऊबर ड्राइवर से सिर्फ इस बात पर बहस कर ली कि इस कंपनी की लोगों से पैसा कमाने की ये स्ट्रैटेजी ठीक नहीं है, जबकि इसके लिए वो ड्राइवर कहीं से भी रिस्पॉन्सिबल नहीं था। निक कहते हैं कि वे जेम्स और डैनियल में से किसी के भी पैसे खर्च करने या बचाने के माइंडसेट को सपोर्ट नहीं करते हैं। हालांकि अधिकतर लोग आज के टाइम में डैनियल जैसे माइंडसेट को अपनाते हैं और जरूरत के समय भी गिल्ट फ्री होकर पैसा खर्च नहीं कर पाते। हाँ, ये बात बिल्कुल सच है कि पैसा इंपॉर्टेंट है, लेकिन अगर आपके दिमाग में इसे खर्च करते समय हमेशा एक गिल्ट का अलार्म बजता रहता है, तो ये आपकी लाइफ को अफेक्ट कर सकता है। किसी भी जरूरत की चीज को खरीदते समय भी अगर आप प्राइस टैग को देखते हैं, तो ये लाइफ को बिल्कुल भी ना जीने जैसी स्टेज है। तो लाइफ में कैसे एक गिल्ट फ्री स्पेंडिंग को अपनाया जाए? उसके दो रूल हैं। पहला रूल है 2x का। अगर आप कहीं भी ज्यादा खर्च करने के बारे में सोचते हैं, तो आपको इतना ही अमाउंट कहीं पर इन्वेस्ट करने या फिर उसे सेव करने के बारे में भी सोचना चाहिए। जैसे कि अगर आप $400 की किसी ड्रेस को या शूज को खरीदना चाहते हैं,
तो ये तभी खरीदें जब आपके पास इतना ही अमाउंट सेविंग में डालने के लिए भी अवेलेबल हो। ऐसा करने से आपका माइंड आपको ये सोचने पर पुश करता है कि अगर आप इतना पैसा जोड़ नहीं सकते, तो फिर इतना ज्यादा खर्च क्यों कर रहे हैं। दूसरा रूल है खुद को फुलफिल या सेटिस्फाइड फील कराने का। आपको ऐसी चीजों पर खर्च करके पछतावा करने की जरूरत नहीं है जो आपको खुश रखने में एक रोल प्ले करती है। जैसा कि रोज एक महंगी कॉफी खरीद कर पीना शायद आपको गिल्ट फील करा सकता है, लेकिन अगर उस कॉफी को पीने के बाद आप खुद को ज्यादा एनर्जेटिक महसूस करते हैं, तो गिल्ट को उठाकर दूर फेंक दीजिए और खुलकर कॉफी को एंजॉय कीजिए। अगर आप यहां पर गिल्ट करेंगे, तो शायद इसका सीधा असर आपकी इनकम अर्निंग पर ही पड़ने लग जाएगा। ऑथर निक वर्ल्ड के सबसे रिच पर्सन कॉर्नेलियस वेंडरबिल्ट का एग्जाम्पल देते हुए कहते हैं कि एक समय ऐसा था जब उन्हें ट्रांसपोर्ट के बिजनेस का किंग माना जाता था। उनके बेटे ने भी उनके इस एम्पायर को अच्छी तरह से हैंडल किया, लेकिन उनकी डेथ के बाद यह बिजनेस धीरे धीरे नीचे जाने लगा। और एक समय के बाद उनकी फैमिली में किसी के पास इतना फंड नहीं था कि वे बिजनेस को फिर से रिवाइव कर सकें। तो क्या वजह थी कि कॉर्नेलियस वेंडरबिल्ट की मेहनत से बनाई हुई और विलियम एच वेंडरबिल्ट की मैनेजमेंट स्किल से आगे बढ़ाई गई इस पूंजी को कोई संभाल नहीं सका। इसका एक बड़ा रीजन था लाइफस्टाइल के लेवल को बढ़ा देना। इसे लाइफस्टाइल क्रीप के नाम से भी जाना जाता है। लाइफस्टाइल क्रीप का मतलब है जब आपकी इनकम बढ़ जाती है तो आप अपने खर्चों को भी बढ़ा लेते हैं, जिससे आप अपने साथ वाले लोगों की लाइफस्टाइल को मैच कर सकें। वेंडरबिल्ट फैमिली के साथ भी ऐसा ही कुछ हुआ। $100 की सिगरेट, पूल में ब्रेकफास्ट और न्यूयॉर्क की महंगी जगहों पर रहने जैसी चीजों ने उनकी लाइफ में खर्च को बहुत ज्यादा बढ़ा दिया था। धीरे धीरे करके इस लाइफस्टाइल क्रीप ने उनकी सारी वेल्थ को कम करना शुरू कर दिया और फिर एक पॉइंट पर जाकर ये लगभग खत्म हो चुकी थी। हर इंसान अपनी लाइफ में काफी हार्ड वर्क के द्वारा पैसे कमाने की कोशिश करता है, और जब वो इस काम में सक्सेसफुल हो जाता है, तो वो इस मोमेंट को सेलिब्रेट करना चाहता है। इस सेलिब्रेशन के कई तरीके हो सकते हैं, चाहे ये खुद के लिए एक कार खरीदना हो या खुद को एक अच्छी ट्रीट देना हो, और ये किसी भी लिहाज से गलत नहीं है। आखिर किसी भी हार्ड वर्क के बाद खुद को अप्रिशिएट करना बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन इसकी लिमिट क्या है। आपको खुद को इस हार्ड वर्क का प्राइस देने के लिए कितने पैसे खर्च करने चाहिए, इसका भी तो एक पैरामीटर होगा। कुछ लोग इस पैरामीटर को 50% पर फिक्स करना पसंद करते हैं, मतलब कि जितना कमाया है उसका आधा वे लाइफस्टाइल पर खर्च करना पसंद करते हैं। लेकिन क्या ये आपके फ्यूचर के अकॉर्डिंग सही है? बिल्कुल भी नहीं। निक कहते हैं कि लाइफस्टाइल क्रीप का पैरामीटर आपकी सेविंग्स रेट के अकॉर्डिंग फिक्स किया जाना चाहिए। जैसा कि आपको पहले के एपिसोड्स में बताया गया है कि हर एक पर्सन का सेविंग रेट उसकी इनकम पर डिपेंड करता है, और उसी के अकॉर्डिंग वो अपने खर्चों को भी फिक्स करता है। इसलिए अगर आपकी अर्निंग कम है, तो इस लाइफस्टाइल क्रीप से आपको थोड़ी दूरी बनाकर ही रहना चाहिए। लेकिन अगर आप एक अच्छा अमाउंट अर्न करते हैं और सेविंग्स के रेट को भी 20 से 25% के बीच रखने में कामयाब हो जाते हैं, तो आपके लिए 50% का फॉर्मूला सही हो सकता है, और इसके लिए आपको किसी भी तरह के गिल्ट को फील करने की भी जरूरत नहीं है। कुल मिलाकर परसेंटेज का ये एक परफेक्ट बैलेंस होना चाहिए, जिसमें आपको सेविंग्स को मैक्सिमम से मैक्सिमम रखने की कोशिश करनी चाहिए। लाइफ को हमेशा एक सीधी लाइन के जैसा समझना शायद लोगों की सबसे बड़ी गलती हो सकती है। इसमें अप्स एंड डाउन्स दोनों की ही एक सर्टेन प्लेस है, खासकर जब आप फाइनेंशियल कॉन्टेक्स्ट में बात करें तब। आपकी लाइफ में कभी आपके पास बेहतर अर्निंग सोर्सेज होंगे जिनसे आप अच्छी खासी सेविंग्स भी कर सकेंगे। तो वहीं आपकी लाइफ में ऐसे भी फेज आएंगे जब आप सेविंग्स को छोड़िए, अपनी जरूरत की चीजों को खरीदने में भी गिल्ट महसूस करने से खुद को रोक नहीं सकेंगे। कुछ स्टेजेस तो ऐसी भी आ सकती हैं जिसमें आपको दूसरों से फाइनेंशियल मदद भी लेनी पड़ सकती है। निक अपने सभी लिसनर्स से एक सवाल पूछते हैं कि आपका क्या मानना है कि किसी मुश्किल सिचुएशन में आपको डेट यानी कि कर्ज लेना चाहिए या नहीं। यहां सभी के अपने अपने अलग पॉइंट ऑफ व्यू हो सकते हैं,
लेकिन निक अपने ओपिनियन के बारे में बताते हुए ये कहते हैं कि उनके पास इस कॉन्सेप्ट को बेहतर तरीके से समझाने के लिए एक एग्जाम्पल है। निक बताते हैं कि रेगिस्तान में दो तरह के फूल देने वाले प्लांट्स पाए जाते हैं, जिनके नाम हैं एनुअल्स और पेरेनियल्स। एनुअल प्लांट्स वो होते हैं जो कि सिर्फ एक ही सीजन में फूल देते हैं और फिर खत्म हो जाते हैं। वहीं पेरेनियल प्लांट्स हर सीजन में फूल देते हैं। निक आगे कहते हैं कि एनुअल प्लांट्स के बारे में एक सरप्राइज करने वाली बात यह है कि उनके कुछ बीज अपने फेवरेबल सीजन में भी पेड़ में नहीं बदलते या फूल नहीं देते हैं। इसके पीछे का क्या कारण हो सकता है? क्योंकि ये तो काफी सोचने वाली बात है कि जिस पेड़ के पास खिलने के लिए सिर्फ एक ही सीजन हो और वो उस फेवरेबल सीजन में भी ना खिले। इसके पीछे का कारण यह है कि कभी-कभी एनुअल प्लांट्स जब फूल देने वाले होते हैं, तब उन्हें इनफ क्वांटिटी में पानी नहीं मिल पाता, तो ऐसे प्लांट्स पूरी तरह से सूख जाते हैं। ऐसी सिचुएशन के लिए एनुअल प्लांट्स अपने कुछ सीड्स को बचाकर रखते हैं ताकि आगे चलकर उसी सीजन में बारिश हो, तब वे पूरी तरह से ना सूखकर कुछ फूलों को उगा सकें। इस तरह से ये एनुअल प्लांट के सीड रिस्क को कम करने का काम करते हैं। सेम लॉजिक आपके डेट यानी कि कर्ज लेने की पॉसिबिलिटी को भी डिसाइड करता है। निक कहते हैं कि अगर आपने कुछ सीड्स को सेविंग्स के फॉर्म में पहले से ही बचा कर रखा है, तो सूखे जैसी स्थिति में भी आप उनसे अपना काम चला सकते हैं और आपको बाहर किसी से डेट लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। निक कहते हैं कि अगर आप ये सवाल मुझसे सालों पहले पूछते, तो शायद वो भी आपको यही जवाब देते कि आपको किसी भी कीमत पर कर्ज लेने से बचना चाहिए, क्योंकि काफी समय तक यही समझा जाता था कि कर्ज लेने वाला हमेशा कर्ज देने वाले का गुलाम या दास बना रहता है। पर आज के इस नए दौर में कर्ज की डेफिनेशन काफी बदल गई है, और खासकर क्रेडिट कार्ड के द्वारा लिए जाने वाले कर्ज की। क्रेडिट कार्ड्स एक तरीके से आपके रिस्क को कम करने का काम करते हैं। चलिए इसे हम एक एग्जाम्पल से समझते हैं। सीमा नाम की एक लेडी ने कुछ परसेंट इंटरेस्ट रेट पर एक अमाउंट का लोन लिया, जबकि उनके सेविंग्स अकाउंट में भी उतना ही पैसा था जिससे वो अपना काम कर सकती थी। जब उनसे पूछा गया कि उन्होंने पैसा होने के बाद भी लोन क्यों लिया, तो उन्होंने जवाब दिया कि वे जानती हैं कि जिस रेट पर उन्होंने लोन लिया है, उसे वो एक टाइम पीरियड के बाद धीरे धीरे इंस्टॉलमेंट के रूप में लौटा देंगी। लेकिन अगर उन्होंने अपनी सेविंग्स को तोड़ दिया, तो उन्हें फिर से उसे जोड़ने में काफी वक्त लग जाएगा। कुछ यही लॉजिक एक क्रेडिट कार्ड का भी है। अगर आप अपने अकाउंट में $1500 होने के बाद भी किसी $1000 की चीज को क्रेडिट कार्ड के जरिए खरीदते हैं, तो ये आपके जीरो बैलेंस होने के या कम बैलेंस होने के रिस्क को कम कर देता है। हालांकि एक टाइम लिमिट के अंदर इसे पूरा चुकाना थोड़ा सा टफ बनाता है, लेकिन निक सलाह देते हैं कि आपको उतना ही अमाउंट क्रेडिट कार्ड से पे करना चाहिए जितना आप ड्यू डेट पर वापस करने में एबल हो। अपना घर होना एक इंसान का सपना होता है, और जो लोग एक रेंट के घर में रहते हैं, वे हमेशा कोशिश करते रहते हैं कि किस तरह से वे एक खुद के घर की ओनरशिप लेने में कामयाब हो जाएं। निक बताते हैं कि उनके दादा दादी ने 1972 में कैलिफोर्निया में जो घर $28,000 का खरीदा था, आज उसकी कीमत $6 लाख तक पहुंच चुकी थी। वे बताते हैं कि इस बीच के टाइम में मार्केट में कई सारे उतार चढ़ाव आए, लेकिन उनके घर की कीमत बहुत ज्यादा कम नहीं हुई। निक कहते हैं कि ये घर उनके दिल के काफी क्लोज है। उन्होंने हर एक क्रिसमस से पहले की शाम उस घर में बिताई है, जहां किचन में वे शेल्फ पर बैठकर पीनट बटर के पैनकेक्स खाते थे, जिसके गार्डन में गिरने पर उनकी आंख के ऊपर एक चोट लग गई थी, जिसका निशान आज भी मौजूद है। और वे जब भी इस निशान को देखते हैं, उन्हें अपने पुराने घर की याद आ जाती है। घर खरीदना आपको एक अलग तरह की सेविंग फील कराता है। इसमें घर की कीमत तो शामिल रहती ही है, लेकिन साथ ही इस घर के साथ आप जो एक तरह की सोशल बॉन्डिंग बनाते हैं, वो लाइफ टाइम सेविंग्स के फॉर्म में स्टोर हो जाती हैं। पर आपके लिए घर खरीदना सही रहेगा या फिर एक रेंट वाले घर में अभी के लिए रहना सही होगा, ये आपकी फाइनेंशियल स्टेट पर डिपेंड करता है। खुद को एक घर का ओनर कहलाने से पहले आपको कई सारी चीजों पर ध्यान देने की जरूरत होती है। घर की ओनरशिप लेना सिर्फ उनके लिए पॉसिबल होता है जो इसके लिए काफी समय से प्लानिंग कर रहे होते हैं। ये कुछ ही टाइम में लिया जाने वाला डिसीजन नहीं हो सकता,
ऑथर का मानना है कि अगर आप खुद के लिए घर खरीदना चाहते हैं, तो आपको घर की डाउन पेमेंट से अलग इसका 2.5 से 3% अमाउंट अलग सेव करके रखना चाहिए, क्योंकि ये अमाउंट आपके घर की इंश्योरेंस, क्लोजिंग रेट और मेंटेनेंस जैसी चीजों के लिए जरूरी होता है। हालांकि कुछ होम डीलर्स क्लोजिंग रेट को कम कराने या उसे डाउन पेमेंट पर ही फिक्स कराने में सक्सेसफुल होते हैं, लेकिन ये चीजें पूरी तरह से आपके डीलर पर डिपेंड करती हैं। वहीं अगर आप घर के मेंटेनेंस की बात करें, तो ये आपके खर्च को फाइनेंस के साथ टाइम से भी जोड़ सकता है। निक कहते हैं कि अगर आपको अंदाजा हो जाए, तो मेंटेनेंस के लिए आपको अपने घर की कीमत का कम से कम 1 से 2% अमाउंट हर साल खर्च करना चाहिए। जैसे कि अगर आपकी प्रॉपर्टी की कीमत $3 लाख है, तो आपको $3,000 से $6,000 के बीच में हर साल उसकी देख रेख पर खर्च करना चाहिए। यह खर्च आपके रहने वाली जगह या एरिया के अनुसार कम या ज्यादा भी हो सकता है। वहीं अगर आप रेंट पर रहने की बात करें, तो ये एक फ्यूचर रिस्क की तरह होता है। आप कभी भी इस चीज को प्रिडिक्ट नहीं कर सकते हैं कि आगे आने वाले समय में आपको रेंट के तौर पर कितना पैसा खर्च करना पड़ सकता है। ये आपके सेविंग्स और खर्च की इक्वेशन को बिगाड़ने का काम कर सकता है। आप एक घर क्यों खरीदना चाहते हैं, इसके पीछे आपका पर्सनल रीजन हो सकता है, लेकिन आपको एक घर कब खरीदना चाहिए, इसके कुछ कॉमन पॉइंट्स निक आपके सामने रखना चाहते हैं, जिनमें से सबसे पहला है, आपके पास घर खरीदने का कम से कम 10 साल पुराना प्लान होना चाहिए। इतना समय आपको घर की ओनरशिप दिलाने के साथ साथ घर के मेंटेनेंस, इंश्योरेंस आदि के बारे में सोचने के लिए काफी होता है। दूसरा पॉइंट यह है कि आपके पास एक स्टेबल प्रोफेशन और पर्सनल लाइफ होनी चाहिए। प्रोफेशनल लाइफ जहां आपके घर को फाइनेंशियली सपोर्ट करने का काम करेगी, वहीं एक अच्छी पर्सनल लाइफ आपके घर को सोशल और मॉरल सपोर्ट देने में काम आएगी। तीसरा और आखिरी पॉइंट है, आप एक घर की ओनरशिप लेने का डिसीजन तब लें जब आप उसे अफोर्ड करने के लिए पूरी तरह से तैयार हों। इनमें से एक भी कंडीशन को अगर आप इस समय फुलफिल करने में अनेबल हैं, तो निक का मानना है कि आपको अभी ये प्लान ड्रॉप कर देना चाहिए और आपको रेंटिंग को ही कंटिन्यू करना चाहिए, क्योंकि अगर रेंटिंग में फ्यूचर रिस्क है, तो होम ओनरशिप भी पूरी तरह से रिस्क फ्री नहीं है। एक घर को खरीदने के लिए कितनी पुरानी प्लानिंग होनी चाहिए, कितना एक्स्ट्रा अमाउंट आपके पास होना चाहिए, क्या-क्या कंडीशन आपको फॉलो करनी चाहिए, इन सभी के बारे में तो आपको एक आइडिया दे दिया गया है। लेकिन अब बात आती है कि घर को खरीदने के लिए इतना बड़ा अमाउंट सेव कैसे किया जाए। तो चलिए अब डिस्कशन करते हैं एक सही सेविंग पैटर्न के बारे में, जो आपको एक होम ओनरशिप के लिए डाउन पेमेंट करने में मदद करेगा। इस बारे में भी लोग दो तरीके से सोचते हैं। एक तो ये कि वे पैसे को केवल ऐसे ही रखा रहने दें और इस लंबे ड्यूरेशन तक इंतजार करें, या फिर दूसरा तरीका यह है कि जब वे इस लंबे टाइम पीरियड में इंतजार कर रहे हैं, तो इस पैसे को वे कहीं पर इन्वेस्ट कर दें। लेकिन फिर वही सवाल खड़ा होता है कि दोनों में से बेस्ट क्या है। निक बताते हैं कि उन्होंने कई सारे फाइनेंशियल एडवाइजर्स से इस बारे में बात की, तो उन्होंने निक को एक ही सलाह दी कि किसी भी डाउन पेमेंट के लिए कैश को सेव करना ही सबसे बेस्ट ऑप्शन है। पर निक का कहना है कि अगर आपका डाउन पेमेंट करने वाला अमाउंट एक कम समय, जैसे कि 1 साल या 2 साल में सेव हो जाता है, तब तो कैश सेविंग का ये ऑप्शन बेहतर है। लेकिन अगर आपका अमाउंट बड़ा है या सेविंग्स में आपको ज्यादा समय लगने वाला है, तो आप कैश सेविंग को बॉन्ड सेविंग से बदल सकते हैं। निक का कहना है कि बॉन्ड सेविंग में आप अमाउंट को थोड़े कम समय में ही जोड़ सकने में सफल हो सकते हैं। हालांकि यहां भी आपको टाइम लिमिट 2 साल तक ही रखनी चाहिए, क्योंकि बॉन्ड सेविंग्स पर इन्फ्लेशन रेट यानी महंगाई दर का काफी असर पड़ता है। एक नॉर्मल इन्फ्लेशन रेट 2% के आसपास ही रहती है, लेकिन आप इसे हर बार प्रिडिक्ट नहीं कर सकते। 2 साल से ज्यादा समय के लिए कैश सेविंग तो कभी भी एक बेहतर ऑप्शन हो ही नहीं सकता। इसलिए आप बॉन्ड्स को इसकी जगह पर एक अच्छा ऑप्शन मान सकते हैं। कुछ लोगों के मन में अब यह ख्याल आता है कि क्या बॉन्ड सेविंग से ज्यादा बेहतर कोई ऑप्शन उन्हें मिल सकता है। तो निक कहते हैं कि अगर टाइम के एस्पेक्ट से देखा जाए, तो आपको बेहतर विकल्प मिल सकता है, लेकिन इसमें आपको थोड़ा रिस्क लेना पड़ सकता है। आप बॉन्ड्स के अलावा स्टॉक्स में भी अपने अमाउंट को सेव कर सकते हैं।
लेकिन एक बड़े अमाउंट को सेविंग के नजरिए से स्टॉक्स में लगाना एक बहुत अच्छा ऑप्शन नहीं है, क्योंकि मार्केट के उतार चढ़ाव को कोई भी प्रिडिक्ट नहीं कर सकता और कभी कभी तो मार्केट क्रैश जैसी स्टेज भी देखने को मिल सकती है। इसके लिए बेहतर है कि आप अपने अमाउंट को कुछ पार्ट्स में बांट लें और सेविंग के इन तीनों तरीकों को यूज करें। आपके अमाउंट और टाइम के अकॉर्डिंग जो ऑप्शन ज्यादा रिस्क से भरा हुआ है, उसमें कम से कम अमाउंट सेव करने के बारे में ध्यान दें। डाउन पेमेंट की सेविंग में टाइम सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। यह आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कितना अमाउंट कितने समय में जोड़ना चाहते हैं। अगर आपका अमाउंट थोड़ा है तो कैश सेविंग ऑप्शन आपके लिए किंग ऑफ ऑल ऑप्शंस की तरह काम कर सकता है। लेकिन उसी जगह थोड़े रिस्की ऑप्शंस भी आपको समय से पहले ही अमाउंट जुड़ने की वजह से एक बहुत बड़े मोमेंट का सामना करवा सकते हैं। जरा इमेजिन कीजिए, अगर आपके पास एक क्रिस्टल बॉल होती और उसमें आपके फाइनेंशियल फ्यूचर को प्रिडिक्ट करने की क्वालिटी होती, तो आप सबसे पहले क्या पूछते? अधिकतर लोग इस सवाल का जवाब यही देंगे कि वे पूछते कि उनके काम से रिटायरमेंट लेने के बाद उनका रिटर्न कितना होगा। लेकिन ऐसी कोई चीज फिलहाल तो एग्जिस्ट नहीं करती जो आपके फ्यूचर फाइनेंशियल रिकॉर्ड को एकदम सही बता सके। हाँ, लेकिन आपके लाइफस्टाइल, सेविंग्स और प्रेजेंट अर्निंग को देखते हुए आपके फ्यूचर रिटर्न्स को काफी हद तक प्रिडिक्ट किया जा सकता है। एक काफी जाने माने इकोनॉमिस्ट विलियम शार्प कहते हैं कि कितनी भी कैलकुलेशन कर ली जाए, लेकिन यह बताना मुश्किल होता है कि आप उन रिटर्न्स का कितना फायदा उठा पाएंगे, क्योंकि रिटायरमेंट के बाद आपकी लाइफ कितनी लंबी चलने वाली है इसके बारे में कोई नहीं जान सकता। इतनी सारी डिफिकल्ट सिचुएशंस के बाद भी आप कुछ रूल्स की हेल्प से बता सकते हैं कि किसी पर्सन को अपने काम से कब रिटायरमेंट ले लेना चाहिए, जिससे कि वो अपने रिटर्न्स का भरपूर फायदा उठा सके। इस रूल का नाम है 4% रूल। तो चलिए इस एपिसोड में समझते हैं कि यह 4% रूल है क्या और ये किस तरह से किसी पर्सन के रिटायरमेंट को प्रिडिक्ट कर सकता है। विलियम बेंजन नाम के पर्सन ने इस बात की रिसर्च की कि आखिर रिटायरमेंट के बाद किस तरह से पैसों को विड्रॉ किया जाए कि उनके सामने कभी भी अकाउंट में पैसे खत्म होने की स्टेज आए ही ना। उन्होंने इस 4% रूल को सबके सामने रखा और कहा कि अगर लोग रिटायरमेंट के बाद अपनी सेविंग्स या बॉन्ड्स का 4% हर साल विड्रॉ करते हैं तो उनके सामने कभी भी ऐसी स्थिति नहीं आएगी कि उन्हें फाइनेंशियल सपोर्ट के लिए किसी और की जरूरत पड़े। जैसे कि आपके रिटायरमेंट के बाद आपका पोर्टफोलियो $1 मिलियन का है, तो पहले साल आप $40,000, उसके अगले साल $41,200 और इसी तरह से आगे विड्रॉ कर सकते हैं। यह सिलसिला आप कम से कम आने वाले अगले 30 साल तक जारी रख सकते हैं। लेकिन जब विलियम के इस रूल को 4% से 5% की रेट से बदलने की कोशिश की गई और ऐसे सिमिलर रिजल्ट्स निकालने के बारे में सोचा गया, तो यह रूल फेल हो गया। निक बताते हैं कि रिटायरमेंट के बाद अक्सर लोगों के खर्चों में कमी आ जाती है। एक 64 या 65 साल का इंसान जितना खर्च करता है, वो 75 साल तक पहुंचते पहुंचते कुछ परसेंटेज से कम हो जाता है। इसके पीछे कई वजहें हो सकती हैं, जैसे कि रिटायरमेंट के बाद लोगों के व्हीकल या ट्रांसपोर्टेशन से जुड़ा हुआ खर्च काफी कम हो जाता है, क्योंकि अब उन्हें रोज की तरह इसका यूज करते हुए अपने काम पर नहीं जाना पड़ता। एक स्टडी में पाया गया कि लोग रिटायरमेंट के बाद अपने खर्च में लगभग हर साल 3% तक की कमी कर देते हैं। इन सब वजहों से भी विलियम का 4% रूल हमेशा अप्लाई नहीं किया जा सकता। तो इसके बाद इस 4% रूल को रिप्लेस किया क्रॉस ओवर पॉइंट रूल ने। आपको अपने काम से रिटायरमेंट कब लेना चाहिए, इसे डिसाइड करने का एक और तरीका यह है कि जब आपका इन्वेस्टमेंट या सेविंग्स आपके खर्च से ज्यादा होने लगे, तब आप रिटायरमेंट ले सकते हैं। इस तरीके को ही कुछ लोगों ने क्रॉसओवर पॉइंट का नाम दे दिया। ये रूल सिर्फ रिटायरमेंट के बाद ही आपकी फाइनेंशियल लाइफ में जगह नहीं बना सकता, बल्कि इससे काफी पहले या फिर शुरुआत से ही आप इसका यूज करके खुद को फाइनेंशियली फ्रीडम दे सकते हैं। जब आप इस गोल्डन रूल को रिटायरमेंट से पहले अपनी लाइफ में अप्लाई करते हैं, तो आप खुद को तब फाइनेंशियली डिपेंडेंट या फ्री कह सकते हैं जब आपकी इनकम और इन्वेस्टमेंट आपके खर्च से ज्यादा हो जाएं। जैसे कि मान लीजिए आपका खर्च $4,000 है और आप $5,000 या $6,000 एक महीने में सेव कर सकते हैं।
तो आप अपने क्रॉसओवर पॉइंट पर पहुंच चुके हैं। ये रूल फॉलो करके आप अपने चिंता से भरे हुए रिटायरमेंट के बाद वाले पीरियड को हैप्पी रिटायरमेंट में बदल सकते हैं। निक कहते हैं कि लोग अक्सर रिटायरमेंट को एक ऐसे पीरियड के तौर पर देखते हैं जिसमें उन्हें फाइनेंस से जुड़ी हुई प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ता है। लेकिन क्या रिटायरमेंट सिर्फ फाइनेंस से जुड़ा हुआ एक टॉपिक है? नहीं। निक कहते हैं कि इस टाइम को आपको गोल्डन टाइम पीरियड में काउंट करना चाहिए। ये आपके काम से परमानेंट छुट्टी लेने और काम में स्पेंड किए गए अच्छे टाइम को याद करने का समय होता है। इसे सिर्फ फाइनेंस से जुड़ी हुई चिंताओं में बिता देना बिल्कुल भी सही नहीं है। ये कोई फाइनेंशियल क्राइसिस का समय नहीं है, बल्कि आपको तो ये सोचना चाहिए कि आपको अब अपने रेगुलर काम से लंबा ब्रेक मिला है और आप अपने रिटर्न से अब किसी नए बिजनेस या काम की शुरुआत कर सकते हैं। निक ने कई सारे ऐसे एग्जाम्पल देखे हैं जिनमें लोगों ने अपने रिटायरमेंट के बाद अपना बिजनेस शुरू किया और वो उसमें सफल भी हुए। जब आप लाइफ के किसी भी फेज में एक नई शुरुआत करने की हिम्मत और काबिलियत रखते हैं, तो आप किस चीज से रिटायर हो रहे हैं? इसलिए ऐसा सोचना और इस गोल्डन टाइम को बर्बाद करना किसी भी तरह से ठीक नहीं है। निक कहते हैं कि आपको दिमाग में हमेशा ऐसी सोच रखनी चाहिए कि आप किसी भी काम के लिए रिटायर्ड होने की वजह से रिजेक्ट नहीं हो सकते हैं। इसके बारे में एक जोक करते हुए निक कहते हैं कि उन्हें नहीं पता कि मरने के बाद वे कहां जाने वाले हैं, लेकिन अगर उन्हें वहां भी काम मिला तो वो उसे करने से पीछे नहीं हटेंगे। इस जोक के द्वारा निक ये समझाना चाहते हैं कि काम की वैल्यू हर जगह होती है और आपको भी लाइफ के हर फेज में काम की रिस्पेक्ट करनी चाहिए। आप खुद को रिटायर्ड या थका हुआ समझकर किसी आइडिया, थॉट या काम को रिजेक्ट करके उसका डिसरिस्पेक्ट नहीं कर सकते। रिटायरमेंट सिर्फ एक फाइनेंशियल डिसीजन नहीं है। आप सिर्फ ये सोचकर रिटायरमेंट नहीं ले सकते कि अब आपके पास इनफ क्वांटिटी में पैसा इकट्ठा हो गया है, तो अब आप रिटायरमेंट ले सकते हैं। रिटायरमेंट लेना एक लाइफस्टाइल से जुड़ा हुआ डिसीजन है। रिटायरमेंट लेने के बाद आप अपना समय कहां स्पेंड करने वाले हैं, आप किन तरह के सोशल ग्रुप्स को ज्वाइन करने वाले हैं, रिटायरमेंट लेने का आपका पर्पस क्या है, वगैरह वगैरह। अगर आपके पास इन सभी सवालों के सेटिस्फाई करने वाले आंसर्स मौजूद हैं, तो आप रिटायरमेंट के लिए खुद को तैयार मान सकते हैं। लेकिन अगर आपके पास इनके आंसर्स नहीं हैं, तो शायद रिटायरमेंट के बाद आपको अपने सामने एक फ्यूचर डिसअपॉइंटमेंट जैसी चीज खड़ी मिलेगी। क्योंकि सिर्फ फाइनेंशियली सेटिस्फाइड होने से आप मेंटल सेटिस्फैक्शन को हासिल नहीं कर सकते, और यह लाइफ में सबसे ज्यादा जरूरी है। रिटायरमेंट के बाद एक बेहतर लाइफ आप तभी एक्सपेक्ट कर सकते हैं जब आपने इसकी सही तरीके से प्लानिंग की हो। ये प्लानिंग सिर्फ आपके खर्च, सेविंग, इन्वेस्टमेंट पर ही निर्भर नहीं करती, बल्कि आपको सबसे ज्यादा प्लानिंग अपने टाइम के लिए करनी चाहिए कि आप उसे कैसे स्पेंड करेंगे। बुक के ऑथर निक बताते हैं कि उन्होंने ऐसे बहुत सारे लोगों को देखा है जो एक अच्छा फाइनेंशियल सपोर्ट होने के बाद भी खुश महसूस नहीं करते, क्योंकि उनमें अपने अकेलेपन को फेस करने की हिम्मत नहीं होती है। ऐसे लोगों के लिए सबसे बेहतर ऑप्शन है कि वे लाइफ की इस सेकेंड इनिंग्स में भी खुद को अर्निंग में इन्वॉल्व कर लें। ये उन्हें बिजी रखने के साथ साथ उन्हें उनकी सेविंग्स, इन्वेस्टमेंट आदि में भी हेल्प करेगा। इसलिए खुद को रिटायर्ड समझने के बजाय खुद को एक नई इनिंग शुरू करने वाला समझिए। ये माइंडसेट कुछ ही दिनों में तैयार नहीं हो सकता, बल्कि इसके लिए आपको अपने रिटायरमेंट से काफी पहले ही सोचना शुरू कर देना चाहिए कि इस जॉब के बाद आप अपनी लाइफ को कैसे जीने वाले हैं। आपको आगे की लाइफ को एक बर्डन की तरह ना समझते हुए इसे भी फुली एंजॉय करने के बारे में सोचना चाहिए। इस बुक समरी के अभी तक के एपिसोड्स में आपने सेविंग्स के बारे में जाना, जो कि इस बुक समरी का पहला पार्ट था। आगे के एपिसोड्स में आप पैसों को जोड़ने के दूसरे मेथड्स के बारे में जानेंगे, जो कि इन्वेस्टमेंट का तरीका है। लोग इन्वेस्टमेंट से जुड़े हुए अक्सर कुछ सवालों को लेकर हमेशा परेशान रहते हैं, जैसे कि ये किन कंडीशन में सेविंग्स से ज्यादा बेहतर है, आपको कहां इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए और कितने अमाउंट को इन्वेस्ट करना चाहिए, वगैरह वगैरह। तो चलिए शुरू करते हैं इस अगले पार्ट के पहले चैप्टर की, जो इस बारे में है कि आपको इन्वेस्टमेंट क्यों करनी चाहिए। शायद ये जानकर आपको थोड़ा अजीब लगेगा कि 19th सेंचुरी से पहले रिटायरमेंट जैसी कोई चीज एग्जिस्ट ही नहीं करती थी।
बल्कि लोग अपनी लाइफ में तब तक काम करते थे जब तक उनमें काम करने की कैपेबिलिटी होती थी, और ये टाइम लिमिट कभी कभी तो उनकी डेथ तक भी पहुंच जाती थी। साल 1889 में जर्मनी के चांसलर ऑटो वॉन बिस्मार्क ने रिटायरमेंट पॉलिसी को इन्वेंट किया। उन्होंने इसके लिए 70 साल की उम्र को फिक्स किया, यानी कि 70 साल के होने के बाद लोग अपने काम से छुट्टी ले सकते थे और उन्हें गवर्नमेंट इनकम का एक पार्ट भी दिया जाता था। जब उनसे पूछा गया कि उन्होंने ये पॉलिसी क्यों शुरू की, तो उन्होंने कहा कि जिन लोगों ने इतने समय तक अपनी स्टेट या सेंटर गवर्नमेंट की हेल्प की है, उन्हें उनके डिसेबल होने पर या बूढ़ा हो जाने पर अकेले छोड़ देना ठीक नहीं है। बाद में रिटायरमेंट की ये एज 70 साल से घटाकर 65 कर दी गई थी। रिटायरमेंट के इस आइडिया के डेवलपमेंट के बाद ही इन्वेस्टमेंट की शुरुआत हुई, क्योंकि रिटायरमेंट के समय मिलने वाले एक बड़े अमाउंट को लोगों ने अपने पास रखना कम ठीक समझा, और इसी के साथ इन्वेस्टमेंट का प्लान उनके माइंड में आया। इससे पहले इन्वेस्टमेंट का कोई आइडिया इसलिए नहीं था क्योंकि लोग लगातार अपनी लाइफ के एंड तक काम करते थे और उन्हें कोई फ्यूचर सिक्योरिटी जैसी बात की चिंता ही नहीं होती थी। लेकिन रिटायरमेंट ने उनकी इस सोच को बदल दिया था। अब लोगों के सामने रिटायरमेंट के बाद अपनी लाइफ को कंटिन्यू रखने के लिए फाइनेंस की जरूरत थी, और इन्वेस्टमेंट उसके लिए सबसे बेस्ट ऑप्शन था। अगर इन्वेस्टमेंट के मेन और बहुत बेसिक रीजन को जानने की कोशिश की जाए, तो आपको तीन बातें इसके फेवर में दिखाई देती हैं। पहली ये कि इन्वेस्टमेंट एक तरह से आपके फ्यूचर को सेव करने का काम करता है। दूसरा, ये आपके पैसों को महंगाई की रेट से सिक्योर करने का काम करता है। और तीसरा और आखिरी रीजन ये है कि इन्वेस्टमेंट आपकी ह्यूमन कैपिटल को फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट में बदलने का काम करता है। अब इन तीनों ही बातों के बारे में निक डिटेल में बताते हुए कहते हैं कि अगर आप सबसे पहली वजह के बारे में बात करें, तो फ्यूचर के लिए कोई भी इंसान रिस्क नहीं लेना चाहता। इंसान अपने वर्किंग टाइम में ही इसके बारे में सोचना शुरू कर देता है कि रिटायरमेंट के बाद मिलने वाले अमाउंट को वो कहां इन्वेस्ट करेगा, या फिर रिटायरमेंट से पहले ही वो किन जगहों पर और कितना अमाउंट इन्वेस्ट करेगा, ताकि उसे किसी भी तरह की फाइनेंशियल प्रॉब्लम का सामना न करना पड़े। कई सारी रिसर्च में भी दिखाया गया कि अगर आप किसी इंसान से उसके फ्यूचर के बारे में पूछते हैं कि वो रिटायरमेंट के बाद खुद को कैसे देखना पसंद करेंगे, तो वे जवाब देते हैं कि वे खुद को फाइनेंशियली स्ट्रांग देखना पसंद करेंगे, और इसके लिए वे इन्वेस्टमेंट का सपोर्ट लेंगे। दूसरा पॉइंट जो इन्फ्लेशन से जुड़ा हुआ है, उसके बारे में निक कहते हैं कि आप इन्वेस्टमेंट और सेविंग्स के बीच में इन्फ्लेशन की वजह से टाइम और अमाउंट में काफी बड़ा अंतर देख सकते हैं, खासकर तब जब आप यूएस जैसी कंट्री में स्टॉक्स और बॉन्ड्स में इन्वेस्ट करते हैं। तीसरा रीजन है, जब आप अपने ह्यूमन कैपिटल जैसे कि स्किल्स, नॉलेज वगैरह को फाइनेंस में बदल सकते हैं, तो उसके लिए इन्वेस्टमेंट से बेहतर क्या ऑप्शन हो सकता है। मान लीजिए आप किसी आइडिया के साथ किसी पर्सन के पास जाते हैं और उन्हें वो काफी पसंद आता है, तो आप उस आइडिया में अपना शेयर एक इन्वेस्टमेंट के तौर पर देख सकते हैं। अब जब आप इन्वेस्टमेंट की वजह और उसके फायदों के बारे में जान चुके हैं, तो जाहिर सी बात है कि आप ये भी जानना चाहेंगे कि आपको किन जगहों पर इन्वेस्ट करना चाहिए, ताकि आप ज्यादा से ज्यादा अमाउंट कम से कम समय में विड्रॉ कर सकें। अगर कोई आपसे किसी एक फील्ड के बारे में बात करते हुए कहता है कि ये इन्वेस्टमेंट के लिए सबसे बेस्ट फील्ड है, तो शायद आपको उस पर कम भरोसा करना चाहिए, क्योंकि इन्वेस्टमेंट फील्ड का एक बहुत बड़ा क्राइटेरिया है, जिसमें हर एक फील्ड की अपनी अलग आइडेंटिटी और स्पेशलिटी है। तो इनमें से किसी एक को बेस्ट बताना शायद कम होगा। निक इस बारे में एक किस्सा भी शेयर करते हैं। वे बताते हैं कि ऐसे तो बहुत कम लोगों ने वॉली जे के बारे में सुना होगा, जो कि एक जूडो के इंस्ट्रक्टर थे, लेकिन उन्होंने खुद कभी कोई जूडो मैच खेला नहीं था। फिर भी उनके ट्रेन किए हुए लोगों ने जूडो के कई मैच जीते। वॉली ने एक बार बताया कि उनकी मुलाकात एक टीचर से हुई जो जूडो के एक काफी फेमस प्लेयर रह चुके थे। उन्होंने वॉली से कहा कि वे हर एक बच्चे को खुद की तरह सिखाते हैं और उनसे कहते हैं कि यू शुड बी ट्रेन्ड लाइक मी। इसके बाद जब वॉली ने उनसे अपने बच्चों को मैट पर उतरकर उनके स्टूडेंट्स से compete करने के लिए कहा, तब उन टीचर का कोई भी बच्चा वॉली के स्टूडेंट को बीट नहीं कर पाया। तब वॉली ने उन्हें समझाया कि उन्हें हर बच्चे को उसी मेथड में ट्रेन करना चाहिए जिससे सीखने में वो एबल हो। यही सेम लॉजिक इन्वेस्टमेंट पर भी लागू होता है।
हो सकता है कि जो इन्वेस्टमेंट प्लान आपकी इनकम या अर्निंग के हिसाब से सही है, वो दूसरे के लिए बिल्कुल भी काम ना करे। निक कहते हैं कि इन्वेस्टमेंट के लिए आपके सामने बहुत से ऑप्शंस होते हैं। उनमें से कुछ जो बेस्ट हैं, उनके बारे में आपको नॉलेज होना जरूरी है। पहला ऑप्शन है स्टॉक्स में इन्वेस्ट करने का। वे कहते हैं कि स्टॉक्स किसी भी बिजनेस में आपको एक ओनरशिप दिला सकते हैं। अगर आप लंबे समय में एक अच्छा अमाउंट बनाना चाहते हैं, तो स्टॉक्स आपके लिए सबसे बेहतर साबित होंगे। अगर आप यूएस में रहने वाले सिटीजन हैं और आपको रिस्क लेना पसंद है, तो एक इंडिविजुअल स्टॉक खरीदना आपके लिए ज्यादा प्रॉफिटेबल रहेगा। स्टॉक्स के दोनों एस्पेक्ट्स के बारे में बात करें, तो स्टॉक्स खरीदने का फायदा यह है कि ये आपको हाई रिटर्न्स देने में मदद करते हैं और इनका मेंटेनेंस भी काफी कम होता है। आप इन्हें आसानी से खरीद सकते हैं और ट्रेड भी कर सकते हैं। वहीं अगर नुकसान की बात करें, तो स्टॉक्स पूरी तरह से मार्केट की पोजीशन पर निर्भर करते हैं। हाई रिटर्न्स के साथ साथ इनमें हाई रिस्क भी शामिल रहता है। आप इनके बारे में कभी भी एक सही प्रिडिक्शन नहीं कर सकते। इन्वेस्टमेंट का दूसरा ऑप्शन है बॉन्ड्स का। इसके पहले आपने जिस ऑप्शन स्टॉक के बारे में सुना, उन्हें आप एक स्टॉर्म यानी तूफान की तरह समझ सकते हैं। वहीं बॉन्ड्स इनके बिल्कुल ऑपोजिट होते हैं। इनमें रिस्क कम होता है। बॉन्ड्स को एक लोन की तरह समझा जा सकता है, जिन्हें एक इन्वेस्टर से लिया जाता है और लेने वाले को बोरोवर का नाम दिया जाता है। बॉन्ड्स को एक निश्चित टाइम पीरियड के बाद आपको लौटाना होता है और ये टाइम पीरियड टर्म, टेन्योर या मैच्योरिटी कहलाता है। इन्हें आप सिक्योरिटी के पर्पस से बिल्कुल सही ऑप्शन मान सकते हैं। हालांकि स्टॉक्स की तुलना में इनका रिटर्न काफी कम पर स्टेबल होता है। इन पर मार्केट के उतार चढ़ाव का भी ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। अगर पैसों को जोड़ने में आप सिक्योरिटी को अपनी टॉप प्रायोरिटी मानते हैं, तो इन्वेस्टमेंट की फील्ड में बॉन्ड्स खरीदना आपके लिए एक बेस्ट एडवाइस साबित होगा। एक बार के इंसिडेंट के बारे में बताते हुए ऑथर निक कहते हैं कि उनके एक फ्रेंड हैं जिनका नाम डेरिन है। वे स्टॉक्स को खरीदने में काफी दिलचस्पी दिखाते थे। 25 जनवरी के दिन सुबह 8 बजे उनके पास डेरिन का मैसेज आया, जिसमें उन्होंने निक से पूछा कि क्या उन्हें जीएमई 930 जैसे इंडिविजुअल स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। ये एक तरह का गेमिंग स्टॉक था, जिसके बारे में एक ट्रेडर्स के ग्रुप ने प्रिडिक्शन किया था कि इसकी वैल्यू कुछ ही घंटों में काफी इंक्रीज होने वाली है। उस समय तक किसी को भी इस बात की श्योरिटी नहीं थी कि ऐसा सच में कुछ होने वाला है। हालांकि डेरिन जानते थे कि निक कभी भी इंडिविजुअल स्टॉक के लिए किसी को रेकमेंड नहीं करते हैं, लेकिन इस बात का उन्हें ज्यादा फर्क नहीं पड़ता था। वे बस एक लॉजिक जानना चाहते थे, जिस पर वे यकीन कर सकें कि क्यों उन्हें इस स्टॉक में इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए। निक ने उनके सवाल का हंसते हुए जवाब दिया कि इस स्टॉक में इन्वेस्ट करना शायद आपकी लाइफ का सबसे अच्छा डिसीजन होगा। निक भी नहीं जानते थे कि आगे क्या होने वाला है। उनकी बातचीत के लगभग 1 घंटे बाद ही जब मार्केट खुला, तो जीएमई ने अपने दिन की शुरुआत एक काफी बेहतर प्राइस से की। पिछले दिन जब इसे क्लोज किया गया था, तब ये $65 था और आज इसकी शुरुआत $96 से हुई थी। 10 बजकर 22 मिनट के आसपास डेरेन को इसकी बढ़ती हुई वैल्यू ने अपनी ओर अट्रैक्ट कर ही लिया और उन्होंने $111 की कीमत पर जीएमई का एक शेयर खरीद लिया, जिससे उनका पूरा इन्वेस्टमेंट $30,000 का हो चुका था। जिसका मतलब यह था कि अगर जीएमई के शेयर के प्राइस में $1 की बढ़त होती, तो डेरेन को $300 का फायदा होता और अगर इसकी वैल्यू $1 से नीचे गिरती, तो डेरेन को $300 का नुकसान होता। कुछ 15 मिनट के अंतर पर ही इसकी कीमत $140 की हो गई थी और डेरेन का इन्वेस्टमेंट भी $9,000 पर पहुंच गया था। ट्रेडर्स के ग्रुप में सभी इन्वेस्टर्स डेरेन की जमकर तारीफ कर रहे थे और उनके डिसीजन को एकदम सही बता रहे थे। डेरेन भी अपने फैसले से काफी खुश थे। लेकिन जैसा कि स्टॉक्स के बारे में हमेशा कहा जाता है कि आप इन पर कभी भी पूरी तरह भरोसा नहीं कर सकते, तो कुछ ऐसा ही डेरेन के साथ भी हुआ। जितनी तेजी से जीएमई के प्राइस ऊपर गए थे, उतनी ही तेजी के साथ वो नीचे आने लगे। जब तक डेरेन ने सोचा कि वो इसे सेल करके कम से कम अपने स्टॉक की वैल्यू जितना अमाउंट निकाल लें, तब तक काफी देर हो चुकी थी। हर एक डॉलर के नीचे गिरने के साथ ही डेरेन का $300 का नुकसान होता जा रहा था। डेरेन ने खुद अपने इस लॉस को क्लोजली मॉनिटर किया। $300, $300, $300। आखिर में उन्होंने $70 की कीमत पर आते आते
ग्रुप में मैसेज कर दिया, आई एम आउट। निक कहते हैं कि इंडिविजुअल स्टॉक्स में इतनी ज्यादा वल्नरेबिलिटी यानी कि अस्थिरता देखने के बाद उन्होंने खुद भी कभी इसे पिक नहीं किया और दूसरों को भी हमेशा यही एडवाइस दी। इंडिविजुअल स्टॉक को ना पिक करने के पीछे सिर्फ एक यही कारण नहीं है, बल्कि इसके कुछ और भी रीजन है। जैसे कि एक इंडिविजुअल स्टॉक को खरीदने के लिए आपके पास काफी एक्सपीरियंस और स्टॉक्स की सही नॉलेज होनी चाहिए। आप किसी स्टॉक की एक दिन की परफॉर्मेंस देखकर उसे खरीदने या उस पर ज्यादा अमाउंट में इन्वेस्ट करने के बारे में नहीं सोच सकते। ज्यादातर लोग इन इंडिविजुअल स्टॉक्स को खरीदने के बाद अपने टारगेट किए गए अमाउंट के 75% तक ही पहुंच पाते हैं। निक कहते हैं कि अगर फिर भी आप चाहते हैं कि आपको ये एक बार ट्राई करना चाहिए, तो इससे पहले आपको अपनी स्टॉक परफॉर्मेंस को मॉनिटर करना चाहिए। आपके स्टॉक इन्वेस्टमेंट के पिछले रिकॉर्ड्स आपको एक सही डिसीजन लेने में ज्यादा मदद कर सकते हैं। इतना जानने के बाद लोगों के मन में सवाल उठता है कि इन्वेस्टमेंट को शुरू करने का एक सही समय कब है। इस सवाल का जवाब यह है कि आप इन्वेस्टमेंट को अपनी लाइफ का हिस्सा जितनी जल्दी बना लेंगे, ये आपको उतने ही बेहतर रिजल्ट्स टाइम पर दे सकेगा। लेकिन इसे शुरू करने से पहले आपको कुछ ऐसी इंफॉर्मेशन को अपने पास जुटा लेना चाहिए जो फ्यूचर तक आपको हेल्प करती रहे। इन्हीं इंफॉर्मेशन में से एक जरूरी बात जो आपको जाननी चाहिए वो ये है कि स्टॉक मार्केट अधिकतर समय एक राइज की ओर ही बढ़ता है। आप कभी भी ये प्रिडिक्शन नहीं कर सकते कि कंट्री में इस वक्त बहुत उथल पुथल है, इसलिए स्टॉक मार्केट भी नीचे आ सकती है। ये लॉजिक स्टॉक्स के केस में फिट नहीं बैठता। इस बारे में वॉरेन बफे बताते हैं कि 20th सेंचुरी में यूएस में 2 वर्ल्ड वॉर हुए, मिलिट्री में काफी बदलाव आया, एक फ्लू की बीमारी फैली, ऑयल के फील्ड में काफी उतार चढ़ाव आए, देश में कई बार मंदी भी हुई और एक काफी प्रसिद्ध प्रेसिडेंट ने रिजाइन भी कर दिया। लेकिन इसी समय डाउ नाम के स्टॉक ने अपनी पोजीशन 66 से बढ़ाकर 11,497 कर ली। और ये लॉजिक सिर्फ यूएस पर ही अप्लाई नहीं होता, बल्कि ये दुनिया की हर मार्केट पर लागू होता है। अधिकतर समय देखा जाए तो मार्केट में एक पॉजिटिव वाइब बनी ही रहती है। इसलिए अगर आप ये सोचकर बैठे हुए हैं कि अभी देश में हालात बेहतर नहीं है और जब ये बेहतर होंगे तब आप अपनी इन्वेस्टमेंट को शुरू करेंगे ताकि आपको ज्यादा प्रॉफिट हो सके, तो ऐसा सोचना शायद आपकी गलती हो सकती है। मान लीजिए कि आपको किसी से एक साथ $1 मिलियन का गिफ्ट मिला है और आप उसे इन्वेस्ट करने के बारे में सोच रहे हैं। आपको इन्वेस्टमेंट के दो ऑप्शन दिए जाते हैं, जिनमें से पहला है कि आप अभी एक साथ सारे पैसे इन्वेस्ट कर दें और दूसरा ऑप्शन है कि आप हर साल इस पैसे का 1% इन्वेस्ट करें और ये काम आप अगले 100 साल तक करते रहें। आप इनमें से कौन सा ऑप्शन चुनेंगे? निक कहते हैं कि उनके अकॉर्डिंग तो पहला ऑप्शन ही बेटर है, क्योंकि इतने ज्यादा समय तक कोई अपने पास कैश को रख नहीं सकता। और दूसरी चीज, 100 साल एक लंबा समय है। आप इतने ज्यादा समय तक इन्वेस्टमेंट के लिए रुक नहीं सकते। इसकी भी दो वजह हैं। पहली तो यह कि इसमें एज फैक्टर शामिल है और दूसरा, इतने लंबे टाइम पीरियड में आपको कई बार इन्फ्लेशन की बढ़ती और घटती हुई रेट का सामना करना होगा, जिसका सीधा असर आपके इन्वेस्ट किए हुए पैसे पर पड़ता है। लाइफ में हर किसी को एक रूल फॉलो करने की जरूरत होती है और वो ये है कि अगर आप किसी काम को करने के लिए एक सही समय खोज रहे हैं, तो जान लीजिए कि इस काम को करने का सबसे बेहतर समय बीता हुआ कल था और इसी काम को करने का अगला सबसे बेहतर समय आज है। ये ज्यादा मायने नहीं रखता कि आप इन्वेस्टमेंट में कितने अमाउंट को इंक्लूड कर रहे हैं, बल्कि मायने ये रखता है कि आप किस तरह के इन्वेस्टमेंट को चुन रहे हैं, बाय ऑल नाउ या फिर एवरेज इन। इन दोनों में फर्क को समझने से पहले आप इनके बारे में जान लीजिए कि बाय ऑल नाउ इन्वेस्टमेंट का मतलब है कि आप सारे अमाउंट को एक साथ ही इन्वेस्टमेंट में लगा देते हैं, जबकि एवरेज इन का मतलब है कि आप थोड़े थोड़े समय के अंतर पर इस पैसे को इन्वेस्ट करते हैं। इनमें अगर सबसे बड़ा फर्क देखा जाए तो वो रिस्क का है। जाहिर सी बात है कि जब आप किसी जगह एक साथ पूरे पैसे को लगा देते हैं तो उसमें थोड़ा रिस्क भी शामिल रहता है। लेकिन अगर आप मार्केट के ग्राफ को काफी बारीकी से समझें तो आप देखेंगे कि मार्केट में क्रैश जैसी स्थिति काफी रेयर होती है। इसलिए हर वक्त रिस्क को अपने दिमाग में लेकर घूमते रहना भी ठीक नहीं है। पूरी तरह कन्विंस नहीं हुए हैं तो ये एपिसोड आपको इस बात पर भरोसा दिलाने में पूरी तरह से सफल होगा। चलिए शुरुआत करते हैं। मान लीजिए आपको 1920 से 1980 के बीच में यूएस स्टॉक मार्केट में अगले 40 साल तक इन्वेस्टमेंट करनी है
और इसके लिए आपको दो में से किसी एक स्ट्रैटेजी को फॉलो करना है। या तो आप डॉलर कॉस्ट एवरेजिंग के जरिए इन्वेस्ट कर सकते हैं, जिसमें आपको अगले 40 साल तक लगातार हर महीने $100 इन्वेस्ट करने होंगे। या फिर आप बाय द डिप स्ट्रैटेजी को फॉलो कर सकते हैं। इसमें आपको हर महीने $100 खुद के पास सेव करने हैं और जब मार्केट में डिप हो तब आपको स्टॉक्स खरीद कर उनमें इन्वेस्ट करना है। यहां डिप का मतलब यह है कि मार्केट उस समय एक राइज को शो नहीं कर रहा हो। या फिर ऐसा समझ लें कि डिप वो सिचुएशन है जो दो ऐसी स्थिति के बीच में होती है जब मार्केट अपने मैक्सिमम राइज पर हो। निक कहते हैं कि अगर इस टाइम पीरियड के दौरान उन्हें ये दो ऑप्शन मिलते तो वो दूसरे वाले को पिक करते। निक कहते हैं कि बाय द डिप आपके लिए एक बेस्ट ऑप्शन होता है जब आप बिल्कुल बॉटम प्राइस पर स्टॉक्स को खरीदते हैं और फिर एक टाइम लिमिट तक स्टॉक्स को अपने पास रखकर फिर मार्केट के राइज होने पर उन्हें सेल कर देते हैं। लेकिन इस स्ट्रैटेजी में सबसे बड़ी दिक्कत यही है कि आपको मार्केट में डिप की स्थिति काफी कम देखने को मिलेगी। ऐसा बहुत कम होगा कि आप किसी स्टॉक के बॉटम प्राइस पर उसे खरीद सकें। अगर एक तरह से आइडिया लगाया जाए तो सिर्फ मार्केट डिप ही एक अकेली ऐसी पोजीशन है जिसमें ये बाय द डिप स्ट्रैटेजी डॉलर कॉस्ट एवरेजिंग को बीट कर सकती है। लेकिन बाकी सारे टाइम में डीसीए ही अपनी पोजीशन को डोमिनेट करता है। हालांकि टाइम इन्वेस्टमेंट की फील्ड का एक मेजर फैक्टर है। आपका लक पूरी तरह से इस टाइम पर निर्भर करता है। यहां तक कि आपको इन्वेस्ट करने की चॉइस भी टाइम देखकर ही डिसाइड करनी होती है। निक बताते हैं कि उन्होंने इस टाइम फैक्टर को अपने इन्वेस्टमेंट फील्ड में काफी क्लोजली फील और मॉनिटर किया है। वे बताते हैं कि उन्होंने 1922 से 1961 के बीच के 40 साल के एक लंबे समय में $48,000 को डीसीए में इन्वेस्ट किया और अपने ड्यू टाइम पीरियड के बाद उन्हें रिटर्न के तौर पर $5 लाख मिले। वहीं बाय द डिप में उन्होंने इतना सेम अमाउंट 1942 से 1981 के बीच में इन्वेस्ट किया, जब उन्हें रिटर्न के तौर पर केवल $1,53,000 मिले, जो कि पिछले अमाउंट से लगभग 226% के अंतर पर था। इस तरह से टाइम आपके डीसीए और बाय द डिप जैसी स्ट्रैटेजी को अफेक्ट करता है। इससे यह बात भी प्रूव होती है कि आपकी स्ट्रैटेजी ज्यादा मायने नहीं रखती, बल्कि मायने यह रखता है कि जब आप इन्वेस्ट कर रहे हैं तब मार्केट की पोजीशन कैसी है। इस एपिसोड का मकसद यह है कि हम आपको समझा सकें कि बाय द डिप के लिए अपने पास लंबे समय तक पैसों को जोड़ते रहना कभी भी एक अच्छा डिसीजन नहीं हो सकता। इसकी जगह पर आपका लगातार स्टॉक्स को खरीदते रहना ज्यादा सही डिसीजन है। निक कहते हैं कि अगर आप बिना सही टाइम के इंतजार किए लगातार स्टॉक्स को खरीदते रहते हैं तो आप अपनी अर्निंग का कम से कम 10.5% ड्रॉ कर सकते हैं। उनका मानना है कि जब स्टॉक्स की फील्ड में टाइम से जुड़ी हुई कोई भी प्रिडिक्शन ज्यादा मायने नहीं रखती तो आपको यहां सिर्फ एक ही स्ट्रैटेजी फॉलो करने की जरूरत है और वो है जस्ट कीप बाइंग। इस बात में कोई शक नहीं कि इन्वेस्टमेंट में आपका लक काफी मैटर करता है। लेकिन क्या आप हर वक्त लक के बारे में ही सोचते हुए इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं? नहीं। लक के बारे में आप एक लिमिट तक ही सोच सकते हैं। लक से जुड़ा हुआ एक किस्सा बताते हुए निक कहते हैं कि 1970 के टाइम में ऑथर और पब्लिशर का एक नियम था कि कोई भी ऑथर साल में एक से ज्यादा बुक नहीं लिखता था। इसके पीछे का लॉजिक यह था कि अगर किसी एक ऑथर की साल में एक से ज्यादा बुक पब्लिश की जाएगी तो ऑथर के ब्रांड के नाम की ज्यादा वैल्यू नहीं रह जाएगी। लेकिन यह पॉलिसी स्टीफन किंग के लिए बिल्कुल भी फेवरेबल नहीं थी, क्योंकि वे साल में कम से कम 2 किताबें लिखकर पब्लिश कराना चाहते थे। उन्होंने इसके लिए एक तरीका निकाला। उन्होंने अपने एक्स्ट्रा राइटिंग के काम को जारी रखा और इस एक्स्ट्रा वर्क को उन्होंने एक दूसरे ऑथर रिचर्ड बकमैन के नाम से पब्लिश करवा दिया। कुछ सालों तक किंग ने अपनी बुक्स की काफी अच्छी सेल को विटनेस किया, जबकि रिचर्ड अभी भी एक अननोन ऑथर ही बने रहे। कुछ दिन बाद एक घटना हुई। हुआ ऐसा कि वॉशिंगटन डीसी के एक बुक स्टोर ओनर, जिनका नाम स्टीवन ब्राउन था, उन्होंने नोटिस किया कि किंग की बुक्स और रिचर्ड की बुक्स का राइटिंग पैटर्न काफी सिमिलर था। उन्होंने इस बात को लोगों के सामने रखा और इस बात के पुख्ता सबूत भी दिए। इसके बाद उन्होंने किंग को एक डिबेट के लिए भी बुलाया और इसके बारे में सफाई देने के लिए कहा। 1856 में किंग ने यह बात एक्सेप्ट की और इसके बाद सारी कॉपीज उन्होंने खुद के नाम से पब्लिश कराई।
जो काम रिचर्ड के नाम से पब्लिश किया गया था वही सेम काम किंग के नाम से पब्लिश किया गया, लेकिन मार्केट में इनके बीच के रिजल्ट्स में काफी ज्यादा अंतर देखा गया। स्टीफन किंग अब एक बेस्ट सेलर्स की लिस्ट में शामिल हो चुके थे। सारी कॉपीज काफी जल्दी और काफी ज्यादा नंबर्स में सेल हो रही थीं। इसके पीछे का कारण कोई जान नहीं पाया कि सेम काम होने के बाद इतना बड़ा अंतर कैसे आया। कुछ लोगों ने इसे लक माना तो किसी ने इसे उनके नाम का प्रभाव बताया। इन्वेस्टमेंट की फील्ड में भी ऐसी ही बहुत सारी अनएक्सप्लेन्ड चीजें होती हैं जिन्हें आप ज्यादा समझ नहीं सकते। हां, लेकिन ये पॉजिटिव होने के साथ साथ नेगेटिव भी हो सकती हैं। लक पर ट्रस्ट करते हुए कुछ लोग ऐसा भी मानते हैं कि आपके इन्वेस्टमेंट के करियर में आपके बर्थ ईयर का भी काफी अच्छा रोल रहता है। लेकिन निक का कहना है कि अगर आप पिछले सालों में इन्वेस्टमेंट मार्केट को ठीक से समझें तो आप देखेंगे कि स्टॉक्स या दूसरे इन्वेस्टमेंट की फील्ड में प्रिडिक्शन करना कोई आसान काम नहीं है। तो बर्थ ईयर से आप कैसे समझ सकते हैं कि आपको फ्यूचर में एक अच्छा प्रॉफिट होने वाला है या फिर आप लॉस का सामना कर सकते हैं? निक का इस बारे में कहना है कि इन्वेस्टमेंट में लक फैक्टर होने के बावजूद आप अपने फ्यूचर फाइनेंस पर पूरा कंट्रोल रख सकते हैं। यहां तक कि इन्वेस्टमेंट में मार्केट की स्टेज भी काफी ज्यादा मैटर करती है। लेकिन तब भी अगर आप खुद के इन्वेस्टमेंट को एक बेहतर तरीके से प्लान करते हैं तो आप कई सारे रिस्क के स्टेज को आसानी से पार करके प्रॉफिट अर्न कर सकते हैं। क्योंकि आप किन एसेट्स में इन्वेस्ट करते हैं, कितने टाइम के लिए इन्वेस्ट करते हैं और कितनी बार इन्वेस्ट करते हैं, यह सब आप पर निर्भर करता है। ये सभी बातें आपके फाइनेंस से जुड़े फ्यूचर को डिसाइड करने में बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। और जब इन चीजों पर आपका पूरा कंट्रोल है तो फिर फाइनेंस से जुड़े हुए फ्यूचर पर भी आपका पूरा कंट्रोल हो सकता है। इसके लिए आप कुछ बातों को फॉलो कर सकते हैं, जैसे कि जब मार्केट अपने लो फेज में हो तब कोशिश करें कि कम से कम पैसा आपको मार्केट से विड्रॉ करना पड़े। आप उन स्टॉक्स या बॉन्ड्स में ज्यादा इन्वेस्ट करने के बारे में सोचें जो एक स्टेबल पोजीशन को दिखाते हैं, यानी कि उनकी वैल्यू में हर समय ज्यादा फर्क देखने को नहीं मिलता है। यह काफी ऑब्वियस सी बात है कि अगर आप रिस्क के फैक्टर को कम से कम रखने में सफल हो जाते हैं तो आप फाइनेंस के इस फ्यूचर को भी मैक्सिमम टाइम अपने फेवर में कर सकते हैं। एक सक्सेसफुल इन्वेस्टमेंट करने के लिए या एक सक्सेसफुल इन्वेस्टर बनने के लिए आपको कभी ना कभी इस जर्नी में रिस्क तो लेना ही पड़ता है। और शायद यही एक बेहतर इन्वेस्टर बनाने वाली किसी स्कूल की एडमिशन फीस होती है। निक फ्रेड स्मिथ के बारे में बताते हैं कि कैसे उन्होंने अपने बिजनेस में एक रिस्क लिया और किस तरह से इस रिस्क को लेने की वजह को जस्टिफाई भी किया। फ्रेड स्मिथ ने एक पैकेज डिलीवरी की कंपनी शुरू की थी जिसका नाम फेडरल एक्सप्रेस था और बाद में यह बदलकर फेडेक्स कर दिया गया। फ्रेड इस समय अपनी कंपनी में पैसा लगाने की स्थिति में बिल्कुल भी नहीं थे और उनकी जो पहली फंडिंग पार्टनर कंपनी थी जिसका नाम जनरल डायनेमिक्स था, उसने भी उन्हें साफ मना कर दिया था कि अब वे फेडेक्स के लिए किसी भी तरह का फंड नहीं देंगे। फ्रेड काफी परेशान थे और उन्हें किसी जरूरी काम के लिए $24,000 की जरूरत थी, क्योंकि इस काम को किए बिना वे आगे के बारे में सोच नहीं सकते थे। उन्होंने फेडेक्स कंपनी के अकाउंट को चेक किया तो देखा कि इसमें तो सिर्फ $5,000 ही पड़े हुए थे, जबकि जेट फ्यूल के लिए उन्हें इससे कहीं ज्यादा पैसों की जरूरत थी। उन्होंने डिसीजन लिया कि वे आज ही वेगस के लिए निकलेंगे और अपने साथ में कंपनी के $5,000 भी लेकर जाएंगे। उन्होंने इस अमाउंट को वेगस में एक बेट में लगाने का डिसीजन लिया था। उनके जाने के बाद जब कंपनी के बाकी के लोगों ने अकाउंट को चेक किया तो वो बिल्कुल सरप्राइज हो गए, क्योंकि ये बिल्कुल खाली हो चुका था। उन्होंने फ्रेड को कॉल किया और इस बारे में पूछा तो फ्रेड ने उन्हें जवाब दिया कि वो बचे हुए पैसों को साथ में लेकर गए हैं और उन पैसों से वेगस में उन्होंने बेट लगाई। ये सुनकर कंपनी के लोग बिल्कुल चौंक गए और उनसे कहा कि वो ऐसा कैसे कर सकते हैं। फ्रेड ने बताया कि वे उन $5,000 से $27,000 जीत चुके हैं और इस रिस्क को लेने के पीछे का कारण यह था कि अगर इतने अमाउंट को वो हार भी जाते तो ज्यादा कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि ये इतनी बड़ी रकम नहीं थी। स्मिथ की इस कहानी से आप एक बात समझ सकते हैं कि कभी कभी बड़ा रिस्क लेना रिस्क ना लेने के बराबर ही होता है। ये बात इन्वेस्टमेंट की फील्ड में बिल्कुल सही बैठती है।
आपने अक्सर देखा होगा कि लोग इस बारे में बात करते हैं कि किसी पर्सन ने एक स्टॉक में इतना पैसा लगाया और प्राइस के लो होने की वजह से वो काफी लॉस में चले गए, या फिर किसी लॉटरी को खरीदने के बाद उन्हें जीतने वाला अमाउंट नहीं मिला और उन्हें काफी नुकसान हुआ। पर कितने ऐसे लोग हैं जो इस बारे में बात करते हैं कि किसी ने पैसों को एक लंबे समय तक अपने पास रखा और वे कभी भी एक अच्छी वेल्थ क्रिएट नहीं कर सके? शायद बहुत ही कम लोग हैं जो ये बात करते हैं। इन्वेस्टिंग की फील्ड में आपको कभी भी एक फ्री राइड नहीं मिलेगी जिसमें आप सिर्फ राइज की तरफ ही बढ़ते जाएं। आपको कई बार डाउन साइड्स का भी सामना करना पड़ेगा। आपको इन्वेस्टिंग की इस फील्ड में उतरने और इस गेम के बेहतर खिलाड़ी बनने से पहले यह समझना होगा कि मार्केट में वॉलेटिलिटी इस गेम का ही एक हिस्सा है। आप इसे फेस किए बिना ना तो इसे सीख सकते हैं और ना ही प्रॉफिट कमा सकते हैं। हाँ, इससे बचने के लिए आप अपने एसेट्स को डाइवर्सिफाई करने यानी कि अलग अलग जगह पर बांटने का काम अवश्य कर सकते हैं। जैसे कि सारा इन्वेस्टमेंट एक ही सिंगल स्टॉक या बॉन्ड में करने के बजाय आप उन्हें कई जगह पर बांट दें और जो कम प्रॉफिट वाले बॉन्ड या स्टॉक्स हैं उन पर कम डिपेंडेंट रहें। कई फेमस इन्वेस्टर्स कहते हैं कि अगर आप मार्केट वॉलेटिलिटी से डरते हैं या इसे अपने इस गेम का हिस्सा नहीं मानना चाहते, तो आपको अपनी सोच में बदलाव लाने की जरूरत है। आपको अपनी सोच को इस वॉलेटिलिटी से आगे बढ़ाकर मार्केट क्रैश के लिए भी तैयार रखना होगा। तभी आप इसे बेहतर ढंग से सीख सकेंगे। इन्वेस्टमेंट मार्केट में कई बार पैनिक सिचुएशन क्रिएट हो जाती है, लेकिन इस मुश्किल समय में भी ऐसा नहीं होता कि लोग रुक जाएं या इन्वेस्ट ना करें। वे उस पैनिक की सिचुएशन में भी स्टॉक्स को खरीदना जारी रखते हैं, क्योंकि उन्हें इस बात की नॉलेज है कि मार्केट में ऐसी कंडीशन हमेशा के लिए नहीं है और वे फिर से जल्दी ही एक अच्छा राइज मार्केट में देखेंगे। अगर आप इन्वेस्टमेंट में खुद को एक बेहतर परफॉर्मर बनाना चाहते हैं, तो आपको भी कुछ ऐसी ही सोच को डेवलप करना होगा। लेकिन इस क्राइसिस की स्टेज में इन्वेस्टमेंट कैसे करें, यह जानना जरूरी है। निक इस बारे में पैंडेमिक के टाइम को याद करते हुए बताते हैं कि 22 मार्च 2020 की सुबह वे ग्रोसरी स्टोर जा रहे थे और उनके दिमाग में पिछले 48 घंटे में S&P 500 में हुए 3.4% के डाउनटर्न को लेकर बहुत सारे थॉट्स आ रहे थे। वे सोच रहे थे कि पूरी दुनिया उस पैंडेमिक के फेज का कैसे सामना करेगी और इस फेज से कैसे बाहर निकलेगी। वे इस बारे में इसलिए भी ज्यादा सोच रहे थे क्योंकि उन्होंने हाल ही में काफी खबरें सुनी थीं, जैसे कि इतनी ज्यादा संख्या में महंगी शादियां कैंसिल हो गईं, फैक्ट्रीज में वर्कर के नंबर्स को आधा कर दिया गया, बहुत सारी शॉप्स को बंद कर दिया गया, वगैरह वगैरह। इसके अलावा लोग भी उनके पास काफी ज्यादा नंबर्स में मैसेज करके पूछ रहे थे कि क्या ये मार्केट का बॉटम पॉइंट है, क्या उन्हें अपने स्टॉक्स को सेल कर देना चाहिए। तभी उनकी नजर ग्रोसरी स्टोर की बिल्डिंग के निचले हिस्से पर पड़ी, जहां पर एक फूल वाला अपने फूलों को ठीक तरह से सजा कर रख रहा था। वैसे तो ये कोई नई बात नहीं थी, क्योंकि ये उसका लगभग हर रोज का काम था। लेकिन शायद यही बात सबसे ज्यादा इंपैक्ट डालने वाली थी, क्योंकि उसने अपने अंदर होप्स को कम नहीं होने दिया था और वो लगातार अपना काम कर रहा था। निक ने सोचा कि जब एक फ्लावर वाला अपनी होप्स को जिंदा रख सकता है, तो वे क्यों नहीं रख सकते। और इसका रिजल्ट आज हम सभी के सामने है। हम सब ने मिलकर न केवल पैंडेमिक का सामना किया, बल्कि एक बेहतर बाउंस बैक भी किया। 18th सेंचुरी के बैंकर बैरन रॉथस्चाइल्ड इस बारे में एक बात कहते हैं, द टाइम टू बाय इज व्हेन देयर इज ब्लड इन द स्ट्रीट्स। मतलब कि स्टॉक्स को खरीदने की सबसे अच्छी अपॉर्चुनिटी तब है जब मार्केट एक लो फेज से गुजर रही हो। इसके पीछे का लॉजिक भी कोई बहुत टफ नहीं है। निक कहते हैं कि इसका सीधा सा कारण है मार्केट की स्थिति का अंत में रिकवर हो जाना। जैसा कि पिछले एपिसोड्स में भी आपको बताया गया है कि मार्केट में डाउनफॉल और राइज दोनों ही पाए जाते हैं और नेगेटिव फेज बहुत रेयर और बहुत कम समय के लिए होता है। तो ऐसे समय में आप जो भी स्टॉक या एसेट को खरीदते हैं, उन्हें आगे जाकर आप एक हाई राइज पर ही देखेंगे। इन्वेस्टमेंट में एक डाउन फेज का लंबे समय तक बने रहना भी पॉसिबल है। तो अब आपके मन में सवाल आएगा कि अगर आपने इन्वेस्टमेंट की और इसी बीच ये डाउन टर्न का लंबा फेज शुरू हो गया, तो निक कहते हैं कि इस लंबे समय की मार्केट नेगेटिविटी का चांस 8 में से सिर्फ 1 होता है। काफी साल पहले जापान में इस तरह की सिचुएशन देखने को मिली थी।
लेकिन इस लंबे दौर के बाद वहां मार्केट में एक लंबा उछाल आया और ऐसे इन्वेस्टर्स ने काफी प्रॉफिट अर्न किया जिन्होंने इस मंदी के दौर में स्टॉक्स को खरीदा था। पिछले एपिसोड्स में आपने सुना कि इन्वेस्टमेंट की फील्ड में जस्ट कीप बाइंग का फंडा काम करता है। बस आपको स्टॉक को खरीदते समय उनको चुनने और सही समय के लिए इन्वेस्ट करने पर फोकस करना चाहिए। लेकिन आप सभी के मन में सवाल होगा कि इन स्टॉक्स को सेल करने का सही समय क्या होता है जिससे आपको ज्यादा से ज्यादा फायदा मिल सके और आपको कम से कम रिस्क उठाना पड़े। निक कहते हैं, अगर आप उनसे पूछें कि स्टॉक्स को खरीदने में और स्टॉक्स को बेचने में कौन सा काम ज्यादा मुश्किल है, तो वे आपको बताना चाहते हैं कि स्टॉक्स को सेल करना उन्हें खरीदने से ज्यादा मुश्किल है। ऐसा इसलिए क्योंकि स्टॉक्स को सेल करते समय आपको दो बातों का ध्यान रखना होता है। पहला, कि कहीं आप उन स्टॉक्स के हाई पॉइंट को मिस ना कर दें, और दूसरा ये कि कहीं आप उन स्टॉक्स को बॉटम प्राइस पर बेच ना दें। इस परेशानी वाली स्टेज से बचने के लिए आपको कुछ बातों का सपोर्ट लेना चाहिए, जैसे कि आप स्टॉक्स को सेल करने से पहले बैलेंस कर लें, बहुत ज्यादा लॉस वाली स्टेट पर फोकस ना करें और अपनी फाइनेंशियल जरूरतों को देखते हुए सेल करने का मन बनाएं। निक बताते हैं कि जिस तरह से स्टॉक्स को खरीदने में आपके पास काफी सारी चॉइसेस होती हैं, वैसे ही उन्हें सेल करते समय भी आप अपने लिए बेहतर ऑप्शन पिक कर सकते हैं। आप स्टॉक्स को एक साथ भी सेल कर सकते हैं और इन्हें थोड़े थोड़े टाइम ड्यूरेशन में भी सेल कर सकते हैं। इनमें होने वाले कंफ्यूजन को दूर करते हुए निक कहते हैं कि जैसा कि पहले के एपिसोड्स में आपने सुना कि स्टॉक्स को खरीदते समय आपको एक ही समय पर सारा स्टॉक खरीद लेना चाहिए और बार बार या थोड़े समय के अंतर पर स्टॉक्स को खरीदने से बचना चाहिए। लेकिन जब आप स्टॉक्स को सेल करने का मन बनाते हैं तो आपको इसकी रिवर्स स्ट्रैटेजी को फॉलो करना चाहिए, यानी कि सारे स्टॉक्स एक साथ सेल करने की जगह थोड़े टाइम ड्यूरेशन के डिफरेंस में उन्हें सेल करना। इसके पीछे का रीजन है कि मार्केट आगे आने वाले टाइम में धीरे धीरे ऊपर यानी कि राइज की ओर जाती है। इसलिए आप जितने ज्यादा समय तक अपने स्टॉक्स को रोक कर बेच सकते हैं, ये आपको उतना ही ज्यादा बेनिफिट देंगे। एक सिंपल सी बात में अगर इसे समझाया जाए तो ये बाय क्विकली सेल स्लोली वाली स्ट्रैटेजी होगी। अभी तक के सारे एपिसोड्स में आपने सेविंग्स और इन्वेस्टमेंट के कई तरीकों के बारे में जाना जो कि आपको एक नए और अननोन इन्वेस्टर से एक जानकार इन्वेस्टर बनाने की एबिलिटी रखते हैं और आपको काफी रिच भी बना सकते हैं। लेकिन वो कौन सा टाइम है जब लोगों को यह समझना चाहिए कि वे रिच बन चुके हैं और अब इससे ज्यादा पैसों की उन्हें जरूरत नहीं है? अगर आप ऐसे किसी मोमेंट का इंतजार कर रहे हैं कि जब आपको रियलाइज होगा कि आप रिच बन चुके हैं और अब आपको बहुत ज्यादा रिस्क लेने या प्रॉफिट अर्न करने की जरूरत नहीं है, तो ऐसा शायद कभी नहीं होगा। इस बारे में एक इंसिडेंट का जिक्र करते हुए निक बताते हैं कि ये क्रिसमस का दिन था और वेस्ट वर्जीनिया नाम की जगह के लोग उसे सेलिब्रेट करते हुए काफी पैसे खर्च कर रहे थे। लेकिन इस बार का उनका खर्च कुछ अलग था। अधिकतर लोग लॉटरी के टिकट्स को खरीदने में एक बड़ा अमाउंट लगा रहे थे। उनके अंदर लॉटरी को जीतने की काफी होप्स थी और कुछ ऐसी ही होप रखने वालों में एक जैक विटेकर नाम के पर्सन भी शामिल थे। हालांकि ऐसा नहीं था कि जैक हमेशा से ही लॉटरी में इन्वेस्ट करते थे, लेकिन जब उन्होंने 100 मिलियन से भी ऊपर का अमाउंट प्राइज मनी के तौर पर देखा तो वे खुद को रोक ना पाए। उन्होंने लॉटरी की टिकट्स खरीदी और अपनी वाइफ जिनका नाम जूल था, उनसे मिलने के लिए जैक निकल गए। अगले दिन रात में जब 11 बजे इस लॉटरी का रिजल्ट अनाउंस हुआ, तब जैक की लॉटरी के अंकों से रिजल्ट में बोले गए लॉटरी के अंक पूरी तरह से मिल रहे थे। हालांकि जैक इस वक्त तक सो चुके थे और उन्हें इस बात का कोई अंदाजा भी नहीं था कि वे लॉटरी के द्वारा इतनी बड़ी रकम जीत चुके थे। अगले दिन जब ऑफिस के लिए निकलने से पहले जब जैक ने टीवी ऑन किया तो देखा कि पिछले दिन की लॉटरी से जुड़ी हुई खबर टीवी पर दिखाई जा रही थी और उसके नंबर्स को देखकर जैक बिल्कुल दंग रह गए। वो यकीन नहीं कर पा रहे थे कि जिस स्टॉक पर उन्होंने इन्वेस्ट किया उसका इतना बड़ा रिटर्न उन्हें मिलने जा रहा था। उन्होंने अपने घर पर यह खबर सभी को बताई और सारे लोग काफी खुश हुए। इस रकम को ड्रॉ करने के बाद जैक का लाइफस्टाइल और भी ज्यादा बदल गया, पर धीरे धीरे वे गलत रास्तों की ओर बढ़ने लगे। सिर्फ वे ही नहीं, उनकी फैमिली पर भी इसका बुरा असर देखने को मिलने लगा। उनकी बेटी की ड्रग ओवरडोज की वजह से डेथ हो गई और उनका उनकी वाइफ से भी सेपरेशन हो गया क्योंकि जैक ने अपनी वाइफ को चीट किया था। ऐसी बात नहीं थी कि लॉटरी को खरीदने से पहले जैक काफी मिडिल क्लास या पुअर पर्सन हुआ करते थे।
बल्कि वे एक अच्छी फर्म में प्रेसिडेंट की पोस्ट पर थे और उनके पास $17 मिलियन जैसी बड़ी रकम भी थी। लेकिन फिर भी उन्होंने ज्यादा पैसे का लालच देखकर इस टिकट को खरीदा था, जिसका असर उनकी फैमिली और उन पर कुछ इस तरह से हुआ। इस जीत से पहले वे किसी चैरिटी होम में भी पैसे देने जैसे अच्छे काम करते थे, लेकिन लॉटरी जीतने के बाद जैक ने वो भी बंद कर दिया था। जैक की कहानी को सुनकर एक बात तो काफी क्लियर होती है कि पैसे के अंदर आपके माइंडसेट को बदल देने की पावर होती है। बहुत ज्यादा प्रॉफिट या पैसा किसी भी इंसान के अंदर लालच के विंग्स डेवलप करता है, जो जैक जैसे ही खराब एंड तक लोगों को पहुंचाते हैं। अगर जैक ने कभी खुद ये बात पहले महसूस की होती कि वो तो पहले से ही इतने रिच हैं और उन्हें अब लॉटरी खरीद कर रिस्क लेने या लालच करने की जरूरत नहीं है, तो शायद आज वे अपनी पहले जैसी आरामदायक लाइफ जी रहे होते। लेकिन ज्यादा पैसे ने उन्हें फाइनेंशियली स्ट्रांग बनाने के बजाय लालची बना दिया था। इसलिए दूसरों से रिच कहलाने से कहीं ज्यादा इंपॉर्टेंट है खुद में रिच फील करना। अगर आप ये थॉट खुद से नहीं सोच पाते हैं और इसके लिए आपको किसी और के रिमाइंडर की जरूरत पड़ती है, तो आप कभी भी अपनी वेल्थ या इन्वेस्टमेंट के रिजल्ट से सेटिस्फाई नहीं हो सकेंगे। खुद में रिच ना फील करना किसी आम बिजनेसमैन के साथ ही होने वाली कोई घटना नहीं है, बल्कि बड़े बड़े इन्वेस्टर्स भी ये कहते हैं कि वे लाइफ में अच्छा कर रहे हैं, लेकिन वो रिच नहीं है। वे लगातार अपनी वेल्थ को बढ़ाने में लगे रहते हैं। निक ने एक फेमस इन्वेस्टर से जब इस बारे में पूछा, तो उन्होंने मजाक में जवाब दिया कि यह बिल्कुल वैसी ही बात है कि अगर मैं एक फरारी खरीद लेता हूं, तो उसी दिन से मुझे इस बात की चिंता होने लग जाएगी कि कहीं कोई उस गाड़ी पर स्क्रैच न मार दे। कहने का मतलब यह है कि आपकी सोच कहीं पर भी रुक नहीं सकती है कि अब आपको किसी भी चीज के बारे में फिक्र करने की जरूरत नहीं। आपके सामने हमेशा एक लंबी लिस्ट रहेगी जिसमें आपकी ढेर सारी इच्छाएं होंगी और जिन्हें आप जल्दी से जल्दी पूरा करना चाहेंगे। निक कहते हैं कि रिच होने का एक बहुत ही सिंपल कॉन्सेप्ट है। आपको इसके लिए हमेशा यह सोचना है कि आप पहले भी रिच थे, आज भी रिच हैं और आगे भी रिच रहेंगे। अगर आज आप अपनी रिचनेस के स्टेज पर एक क्वेश्चन मार्क लगा देंगे, तो शायद आप पूरी जिंदगी खुद को पहले से और ज्यादा रिच बनाने में ही बिता देंगे। तो इस ऑडियो बुक समरी के माध्यम से ऑथर निक मैग्यूली ने हमें यह समझाया कि लाइफ में फाइनेंस को मैनेज करना कितना ज्यादा इंपॉर्टेंस रखता है। अगर आप एक बेहतर प्लानिंग के साथ चलते हैं, तो लाइफ में बड़े प्रॉफिट्स कमाने के साथ खुद का घर खरीदने जैसे बड़े सपनों को भी आसानी से पूरा कर सकते हैं। फाइनेंस की प्लानिंग के लिए कौन कौन से ऑप्शन आपके पास अवेलेबल हैं, आप इनका यूज कैसे कर सकते हैं, इन्हें कितना टाइम देना चाहिए, इन सब बातों पर डिटेल में चर्चा की गई है। एक बड़ा अमाउंट तैयार करने के लिए आप कौन सा रास्ता चुन सकते हैं, यह भी काफी डिटेल में बताया गया। बुक समरी में मेन फोकस सेविंग्स और इन्वेस्टमेंट पर किया गया। पहले पार्ट में जहां सेविंग्स को सोसाइटी के एक सेक्शन के लिए बेस्ट बताते हुए इसके तरीकों के बारे में बात की गई है, वहीं दूसरे पार्ट में इन्वेस्टमेंट के फायदे बताए गए हैं, जो कि ऐसे सेक्शन के लिए बेहतर हैं जो पहले से ही सेविंग करके कुछ पैसा अपने पास कलेक्ट कर चुके हैं। इनसे जुड़े हुए रिस्क के बारे में भी ऑथर ने काफी डिटेल में चर्चा की है और एक्सप्लेन किया है कि मार्केट के उतार चढ़ाव को लेकर अक्सर जो माहौल क्रिएट किया जाता है, वो असल में इतना लंबा या नेगेटिव होता ही नहीं है। निक ने इस बुक समरी के माध्यम से अपने लिसनर्स को रिस्क लेना सिखाया है और इन्वेस्टमेंट की फील्ड में रिस्क फैक्टर को कैसे कम कर सकते हैं, इसकी भी पूरी नॉलेज निक ने दी है। निक ने इस समरी में अपनी लाइफ से जुड़े हुए ढेर सारे एग्जाम्पल्स प्रेजेंट करने के साथ साथ कई दूसरे लोगों की भी इन्वेस्टमेंट जर्नी के एग्जाम्पल दिए हैं और उनमें काफी रोचक घटनाओं को बताया है, जिन्हें सुनने से एपिसोड का मतलब भी आसानी से समझा जा सकता है। बुक समरी में इतने सारे इन्वेस्टमेंट और सेविंग नॉलेज से जुड़े हुए पॉइंट्स को डिस्कस करने के साथ साथ निक पर्सनल लाइफ में भी पैसे जोड़ना, घर खरीदना, रेंट पर रहना आदि चीजों के बारे में बताते हैं और एक सही एडवाइस देते हैं। वो बताते हैं कि हर एक काम के लिए सही समय का इंतजार करना चाहिए, लेकिन उसी जगह वो ये भी कहते हैं कि इन्वेस्टमेंट की फील्ड में इंतजार बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। उम्मीद करते हैं कि आपको ये बुक समरी काफी पसंद आई होगी